कौन? मुरीद। चल बढ़िया बढ़िया लॉन। हम 10 मिनट में अपने शुरू करते हैं। एसएमएस से कोई है क्या अपने इधर? ग्रुप में कोई एसएमएस का है तो हाय भेजो इस पे। हाँ मैं हूँ मिलिंद। अरे भाई कैसा है? बढ़िया हूँ यार। आईसीयू में कर रहा है, चल कर कर ड्यूटी। यार मैं भी यही सोचा, जोश जोश में तो लिखवा दिया। यार कल वाले लेक्चर में कौन कौन थे? इस पे हैंड्स अप कर दो जो जो कल कल के लेक्चर में थे। वॉइस क्लियर आ रही है क्या यार सभी लोगों को? वॉइस क्लियर है? हेड्स ओके ओके। हाँ बोल हाँ बोल। यार देखो अपने ट्राई करेंगे कि यार टारगेट रख रहे हैं एटलीस्ट 7 लेक्चर्स तो मिनिमम लगेंगे। ठीक है, बेसिकली टारगेट ये रहेगा कि यार 7 लेक्चर्स के अंदर अपने बेसिक बेसिक कार्डियोलॉजी कर ले, जो आपको एज ए एमओ, एज ए इंटर्न, जेआर या फिर फर्स्ट सेकेंड ईयर रेजिडेंट तक के लिए जो कि बेसिक इनफ है। ठीक है, उसके अंदर अपने बेसिक पढ़ेंगे। जो आज का लेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर वाला लेक्चर ऐसा है कि आप उसमें अगर आपको बेसिक आता है तो यू कैन आइडेंटिफाई द डिजीजेस। आज वाले लेक्चर में अपने बेसिकली ये पढ़ेंगे कि ईसीजी को रीड कैसे करना है, जिसमें अपने रेट, रिदम, एक्सेस, पी क्यू आर एस, इनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अगर उतना आता है तो यू कैन डी कोड एनी ईसीजी। अगर आपको ऐसा स्पेसिफिकली नहीं दिमाग में रटना कि यार ये फोटो तो सिर्फ एएफ की है या ये फोटो तो एट्रियल फ्लटर की है। जैसे मैं जब नीट पीजी की तैयारी कर रहा था तो उस टाइम ईसीजी बिल्कुल आती नहीं थी, तो ऐसा रहता था कि यार बस पिक्चर याद कर ली यार, ये पिक्चर एएफ की है, ये पिक्चर एयरटेल फ्लटर की, और क्वेश्चन कभी सही नहीं होता था। फिर उस टाइम हम मारवा के लेक्चर देखे तो हमने देखा यार 5-7 ईसीजी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपको मिनिमम जो आना चाहिए वो है एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, वेंटिकुलर टेकिकार्डिया, टॉर्साट डी पॉइंट्स और डब्ल्यूपीडब्ल्यू। एमआई आना चाहिए, एमआई हर बच्चे को आता है, लेकिन ये जो 5 ईसीजी है आपका क्वेश्चन जो आएगा वो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, आप भले नीट पीजी दे लो, भले एम्स दे लो, यूजुअली इससे अपर लेवल का क्वेश्चन नहीं आता अपने लेवल पर। बेसिकली कौन कौन सा इरिथमिया, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, और एमआई। एमआई सब लोग देख लेंगे, ये बेसिकली 5-6 हैं जो आपको आने चाहिए। इस जैसे मैंने जब नीट पीजी दिया था, एम्स दिया था, सब में सिर्फ ये 5-6 ईसीजी आने से काम निकल गया था। ये बेसिक है। इसके ऊपर आए वो दैट इज चेरी ऑन द केक, लेकिन इतना आना चाहिए। इससे कम आएगा तो यू विल फाइंड डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस एज वेल एज डायग्नोजिंग द पेशेंट्स। ठीक है, अपने पेरीफेरी थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं। 9:30 एग्जैक्ट अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे, 9:25 हुए हैं अभी। तो बेसिकली ये रहता है कि अपना व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रीड ईसीजी, क्योंकि ईसीजी इज द मोस्ट एक्सेसिबल एंड मोस्ट इजिएस्ट इन्वेस्टिगेशन दैट कैन बी डन इवन इन द पेरीफेरी। तो अगर आप सीएचसी लेवल तक बैठते हो तो मोस्टली यू हैव ईसीजी अवेलेबल विथ योरसेल्व्स। ठीक है, और ईसीजी कैन डायग्नोज लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमिया। जैसे आपको रिमेटोलॉजी आरए आपने नहीं डायग्नोज करा, पेरीफेरी में बैठे तो कोई इश्यू नहीं होगा। आरए आपने नहीं डायग्नोज करा तो ठीक है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ही विल नॉट डाई इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन अगर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन, आपने वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इंटीरियर वॉल एमआई,
आपने PSVT ये चीजें मिस कर दी है, देन इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू एज वेल एज योर पेशेंट्स, ठीक है। तो मिनिमम ये 4-5 टाइप्स की ECG है जो आपको आनी चाहिए। और अभी कहीं लिख लो, वैसे अभी मैं नोट शुरू करूंगा। तो रेट, रिदम, एक्सेस, ये 3 चीजें, इसके बाद PQRST, ये इसी सीक्वेंस में देखना है। आप भले ही आज से 20 साल बाद बहुत सीनियर फिजिशियन बन जाओ, भले ही आप अभी इंटर्न हो, फाइनल ईयर हो, यही एक बेसिक फंडा रहेगा। बिकॉज वी हैव सीन विथ आवरसेल्व्स आल्सो कि जैसे इफ वी डायरेक्टली सी ए MI और अपने देखते हैं कि यार अपने सीधा MI देखने की, डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं, वी मिस हार्ट ब्लॉक एंड पेशेंट विल डाई ड्यू टू हार्ट ब्लॉक रेदर देन MI, ठीक है। तो आपको हमेशा रेट, रिदम, एक्सिस, देन PQRST, देन ST। तो ST सेगमेंट सबसे लास्ट में देखना है। अपने क्या करते हैं कि हर ECG में हमेशा MI ढूंढने की कोशिश करते हो, सबसे पहले ST सेगमेंट देखने की कोशिश करते हैं। तो अपना एम क्या है, एक ECG को बहुत ही मैथमेटिकल वे में डिकोड करने का कोशिश करना है, जिसमें ये फिक्स फंडा रहेगा। कोई भी आप भले अभी देखो, कभी भी देखो, ये सिंपल एल्गोरिदम फॉलो करनी है। जब भी आप इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे, गड़बड़ी होएगा। रेट, रिदम, एक्सिस, PQRST, देन ST सेगमेंट, सिंपल फंडा है, ठीक है। ठीक है यार, अभी अपने सबसे पहले ECG का बेसिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ECG के बेसिक के अंदर अपने सबसे पहली जो चीज देखेंगे वो ये देखेंगे कि यार हाउ टू डू ए ECG, है ना। क्योंकि ECG की लीड प्लेसमेंट यू मस्ट नो, ताकि आप उससे आगे बढ़ पाओ। अगर आपको लीड प्लेसमेंट नहीं पता तो आप हमेशा रटते रह जाओगे कि यार V1 to V3 इस वॉल का MI था, 1-2-3 इस वॉल का MI था। तो आपको हमेशा क्या करना है, लीड प्लेसमेंट, यू शुड नो द लीड प्लेसमेंट। तो अपने आज का डिस्कशन बता देता हूँ, अभी 2 मिनट्स में लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। बेसिक डिस्कशन किस सिस्टम में रहेगा, वी विल फर्स्ट सी how to do a ECG, then we will see what are the how to calculate rate, then how to calculate rhythm, axis, deviation, then we will see PQRST। तो ECG करने का आपको लीड प्लेसमेंट पता होना चाहिए। उसके बाद अपने बेसिकली इन चारों पांचों चीजों को देखेंगे। इसी के बीच में अपने आज इन शॉर्ट वे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ECG और बेसिक समझाने के लिए, I will show you few ECG of atrial fibrillation, atrial flutter, like PSVT also, और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। ये सब आज अपने देखने की कोशिश करेंगे। और ये जितना डरावना ECG अपने को लगता है, यूजुअली उतना होता नहीं है, ठीक है। बेसिक आपको रेट, रिदम, एक्सेस, PQRST, ST सबसे लास्ट में देखना है, ये फिक्स रख लो अपने दिमाग में। जब भी ST सबसे पहले देखोगे, हमेशा लफड़ा रहेगा, ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं यार अपने। अभी मैं अपना यार तो 9:30 तक है ना, ट्राई करो मैक्सिमम बंदे ज्वाइन कर लो, ताकि बीच बीच में इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। अभी बेसिक मैं आपको पहले बता देता हूँ, हाउ टू डू लीड प्लेसमेंट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। लीड प्लेसमेंट के लिए आप सिंपल सा एक इमेजिन बंदा करिए, लाइक आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस। इफ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, सो दिस इज माई सेंटर पॉइंट, 0 पॉइंट, और दिस इज माई राइट आर्म, दिस इज माई राइट आर्म, दैट इज नोन एज RBGY। आपको याद रखना है, रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो, RBGY। इसी सीक्वेंस में ये राइट टू लेफ्ट, अपर लिम टू लोअर लिम, इसमें अपने पेशेंट के लीड्स लगाएंगे, ठीक है। अब ये होगा राइट अपर लिम। इस राइट लीड अपर लिम के अंदर अपना कौन सा लगेगा, रेड लीड लगेगी। जैसे इसमें रेड राखी बंधी हुई है, रेड लीड लगेगी राइट अपर लिम में। फिर आएंगे अपने लोअर लिम पे, इसमें अपना लगेगा राइट लोअर लिम पे ब्लैक का जो लीड लगेगा, ब्लैक लीड लगेगा। फिर लेफ्ट लोअर लिम पे आएंगे, अपने लेफ्ट लोअर लिम पे RBGY, लेफ्ट लोअर लिम पे ग्रीन लगेगा, और राइट लेफ्ट अपर लिम पे लगेगा येलो लीड। ये बेसिक लीड प्लेसमेंट है। फर्दर आई विल शो यू द फोटोज। और ये है अपना लिम्ब लीड्स, दीज आर कॉल्ड लिम्ब लीड्स।
इसमें ब्लैक इज कॉल्ड ए न्यूट्रल लीड, है ना। तो आरबीजीवाई ये हो गया, जिसमें ये हुआ एवीआर रेड लीड है, ये राइट एक लिम हुआ, राइट लोअर लिम ब्लैक लीड है, जो कि लीड में एज ए काउंट नहीं होती है, इट इज ए न्यूट्रल लीड, इट इज RBGY, then left lower limb it is called green lead, then left upper limb it is called yellow lead. These are the leads. और lead के बाद अब अपने ये दीज आर लिम्ब लीड्स, है ना। तो अपना जो AVR, AVF और AVL ये तीन लिम्ब लीड्स होती है, इन्हीं के वेक्टर डिफरेंस से 1 2 3 बनता है। तो 3 + 3 6 लिम्ब लीड्स होगी, 3 + 3 3 AVR, AVL, AVF 1 2 3, दीज आर 6 लिम्ब लीड्स। 6 लिम्ब लीड्स के अलावा चेस्ट पे लीड्स लगती है V1 to V6। बहुत सिंपल सा फंडा है। अपना हर्ट इस तरीके से प्लेस्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ हर हर्ट। तो नॉर्मल ये एक्सिस भी ये अपनी नॉर्मल एक्सिस है। नाउ V1 to V3, V1 to V6 आर द चेस्ट लीड्स दैट आर प्रेजेंट लाइक दिस ऑन माय चेस्ट, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है। तो इसके अंदर जो अपना यार काफी बंदे बाद में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अपना V1 जो होएगा, यहां से शुरू करेंगे, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पैरास्टर्नल लाइन पे अपना V1 अटैच करा, दैट इज द V फर्स्ट लीड। देन V2 अपनों ने फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड में अटैच करा। देन V2 के बाद सीधा अपने V4 अटैच करेंगे, V3 को अपने उन दोनों के बीच में डालेंगे, उसका स्पेसिफिक डिमार्केशन नहीं है। V4 को अपनों ने लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पे अटैच करेंगे। V3 को इन दोनों के बीच में करा। देन V5 लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। देन V5 fifth intercostal space mid axillary line, then V6 fifth intercostal space mid posterior axillary line। तो बेसिकली ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, V1 to V6 इन डायरेक्शन ऑफ द हर्ट अपने को लगाना है। V1 राइट साइड की तरफ अटैच होगा और V6 मोस्ट लेफ्ट साइड की तरफ अटैच होगा। और 3 लिम्ब लीड्स है, टोटल 6 लिम्ब लीड्स है, जिसमें एक्चुअल में 3 लग रही है। ये दैट इज AVR ऑन द AVR, A फॉर स्टैंड्स फॉर ऑगमेंटेड, AVR राइट अपर लिम्ब। then AVL, L is then AVF is for lower limb, AVL is for upper limb, ठीक है। ये अपना बेसिक फंडा रहेगा। 6 लीड्स लगती है और एंटीरियर लीड्स जो होती है चेस्ट लीड्स होती है, ये 6 होती है और 6 होती है अपनी लिम्ब लीड्स। तो इसीलिए अपने क्या बोलते हैं 12 लीड ECG कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने यार अब अपने मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूं, उसके थ्रू अपने फर्दर डिस्कस करेंगे लेक्चर की फोटोज के थ्रू, ठीक है। देखो अभी अपने शुरू कर रहे हैं कार्डियोलॉजी ECG बेसिक्स। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया यार, सबसे पहले अपने देखेंगे हाउ टू डू ए ECG, देन वी विल सी हाउ टू रीड ए ECG, देन वी विल सी विद द रीडिंग आल्सो वी विल सी हाउ टू ट्रीट द पेशेंट। सो इसके अंदर आप देखो यार, ये बीच में बंदा है, इसके अपनों ने AVR राइट अपर लिम्ब में लीड लगाई है, AVL लेफ्ट अपर लिम्ब में लीड लगाई है और AVF लेफ्ट लोअर लिम्ब में लीड लगाई है। तो आप सोचोगे राइट लोअर लिम्ब में क्या है, राइट लोअर लिम्ब इज ब्लैक, ब्लैक स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल। तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, RBGY। आप ध्यान से ये डायग्राम देखो, ठीक है। यू कैन सी यहां राइट अपर लिम्ब में रेड लीड है, देन राइट B स्टैंड्स फॉर ब्लैक, राइट लोअर लिम्ब में ब्लैक लीड है। RBGY लेफ्ट लोअर लिम्ब में ग्रीन लीड है, देन लेफ्ट अपर लिम्ब में येलो लीड है। तो आपको RBGY फंडा याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत बेसिक फंडा RBGY। क्योंकि अगर आप लीड प्लेसमेंट उल्टा कर दोगे, सारी ECG की रीडिंग बदल जाएगी। तो इट इज मस्ट दैट यू शुड नो हाउ द लीड्स आर प्लेस्ड। बहुत बार आप इमरजेंसी में बैठे होगे और आपको लगेगा यार ये ECG तो मैंने पढ़ी नहीं है, कहीं देखी नहीं है, एंड इफ यू आर स्मार्ट इनफ देन यू विल नो दैट यार गलती से ECG टेक्नीशियन ने ECG की लीड मिसप्लेस कर दी है। दैट इज हाउ यू नो, ठीक है। अब नाउ यू कैन सी, आप इस डायग्राम में देखो यार, ये अपना फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है, जस्ट पैरास्टर्नल, राइट पैरास्टर्नल। सभी को एक बार हेड्स अप कर दो यार, सभी को ये क्लियरली विजिबल है, ठीक है।
ओके। अब देखो यार इसके अंदर, 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है यार, अब अपने इसको वापस, देखो अपनों ने अभी जो डिस्कस करा था वो ये कोई नई चीज नहीं है। आरबीजीवाई आपको लिम लीड समझ आ गई है, 3 लिम लीड्स है, इन्हीं के वेक्टर डिफरेंस है, इन्हीं के वेक्टर डिफरेंस से अपने बाकी लिम लीड्स बनती है, जिसके अंदर अपने मेनली 1 2 3 लीड्स इन्हीं के वेक्टर डिफरेंस से बनती है। अब अपने इसके अंदर आप देख रहे होगे सामने जो क्या नाम चेस लीड्स है, तो उसके अंदर आप ये देखो मैंने सारी पोजीशन दे रखी है, जो अभी बताया था वही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। V1 राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पैरास्टर्नल लाइन है। हम्म और यहाँ इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहाँ V1 आपको दिखाई दे रहा है राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पैरास्टर्नल लाइन, V2 दिखा रहा है लेफ्ट। बहुत विजिबल हाँ जी, विजिबल अभी नहीं है। नहीं 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 हो रहा बॉस। स्क्रीन शेयर किसी को भी अभी विजिबल नहीं है? यार एक बार कोई या तो टाइप कर दो या बता दो, किसी को भी विजिबल नहीं है, सिर्फ एक बंदे को नहीं है? विजिबल है बॉस। विजिबल है, ओके। एक बार यार आप थोड़ा सा कनेक्शन रीचेक कर लो अगर इशू आ रहा है तो। ठीक है, विजिबल है, ओके ओके, ठीक है। कोई भी इशू आया बीच में जरूर, या तो आप बेटर रहेगा डायरेक्ट अपना माइक ऑन करके जो भी ट्रबल आ रहा है अपने को कम्युनिकेट कर दो, ओके। अब इसमें अपने देखेंगे यार, V1 टू V6 लीड कैसे प्लेसमेंट है। V1 फोर्थ पैरास्टर्नल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, V2 फोर्थ पैरास्टर्नल लेफ्ट साइड के अंदर, V3 फिफ्थ, V4 के बीच में V3 को लगाना है, तो आपको पहले V4 लगाना है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, इन दोनों के बीच में V1 और V2 V4 के बीच में आप V3 लगा दोगे। देन V5 आप देख सकते हो, V5 अपना कहाँ है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और V6 अपना पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन, सॉरी। अब इसके अंदर आप देखो यार, बेसिकली ये है 12 लीड ईसीजी, है ना, ये है 12 लीड ईसीजी। V1 आया अपना राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, V2 लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पैरास्टर्नल एरिया, V3 V2 और V4 के बीच में लगाना है, V4 फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, V5 फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और V6 मिड एक्सिलरी लाइन। तो मतलब एक सीक्वेंस में आपको ईसीजी लगानी है। अब जो मैंने नेक्स्ट चीज लिखी है दैट इज 12 लीड ईसीजी, जो अपनों ने पढ़ा 6 लिम्ब लीड्स और 6 चेस्ट लीड्स। इसके अलावा 3 लीड्स, अगर आपको पोस्टीरियर वॉल एमआई देखना होता है, पोस्टीरियर वॉल एमआई देखना होता है, तो आप क्या करते हो, आप पीछे की तरफ लीड लगाते हो, V7 V8 V9, जो कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में अकॉर्डिंग टू द प्लेन्स आ जाएगा। जैसे मिड एक्सिलरी के बाद अपना कौन सा है, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, तो ये आया पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। फिर V8 आया मिड स्कैपुलर लाइन, और जस्ट नियर द वर्टिब्रा क्या आया, V9, ठीक है। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में अपना वीडियो जब ऑन करूंगा देन वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। अब अपने देखेंगे, अपना डिस्कस कर लिया था AVR AVL AVF, इन विच A स्टैंड्स फॉर ऑगमेंटेड लीड्स, ठीक है। AVR AVL और AVF इन तीनों के वोल्टेज डिफरेंस से 1 2 3 बनेगा, दीज ऑल 3 प्लस 3 मेक 6 लिम्ब लीड्स, और इसी के अंदर आप 6 चेस्ट लीड्स ऐड कर दोगे, दैट विल मेक अप टू 12 लीड ईसीजी, ठीक है। अब यहां आप देखो यार, जो AVR, ये डायग्राम दिखा रहा है कि AVR, ये राइट अपर लिम में AVR लगता है, लेफ्ट लोअर लिम में AVF लगता है, और लेफ्ट अपर लिम में AVL लगता है। इन्हों के तीनों के वेक्टर डिफरेंस से देखो 1 2 और 3 लिम्ब लीड्स और बन रही है, टोटल 6 लीड होगी। अभी जो मैंने सारी राम कथा गाई है इसका देख लो, आपको समरी भी मिल जाएगा। ये ऊपर वाला डायग्राम, ये इसी का डिटेल डायग्राम आप देख सकते हो, V1 V2 V3 V4 V5 V6, these how our leads are the placed, और इसी के अंदर ये सेम डायग्राम है कि लीड्स अकॉर्डिंग टू द हर्ट कैसे प्लेस्ड होती है।
तो अब अपने को नेक्स्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ यार, आपने देख लिया लीड प्लेसमेंट समझ लिया। अब व्हाई लीड प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज सो एज टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन इंटरप्रेट वेदर ईसीजी इज डन राइट और नॉट, बिकॉज इट हैपन्स मैनी टाइम कि ईसीजी में लीड प्लेसमेंट ही सामने वाले ने गलत कर दिया है और अपने सोचते हैं अपने डायग्नोसिस में गड़बड़ी है, ये कोरिलेट क्यों नहीं हो रहा। नाउ नेक्स्ट अपने डिस्कस करेंगे यार एक्सेस, ठीक है। अभी मैं पहले एक बार आपको इसके थ्रू कम्युनिकेट कर देता हूं। ठीक है, अभी अपने एक बार डिस्कस करते हैं कि यार एक्सेस का क्या लफड़ा है। ठीक है, एक्सेस ऐसी चीज है यार, एक्सेस के अंदर मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती थी जब यार यूजी में था, क्योंकि एक्सेस के अंदर अपने को क्या रहता है यार, वो एक ग्राफ बना देते हैं और फिर अपने को बोलते हैं एक्सेस कैलकुलेट करो, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन सिंपल सा फंडा क्या है, इफ यू आर फर्स्ट ईयर रेजिडेंट और ए यूजी और ए फाइनल ईयर स्टूडेंट, आपको एक्सेस के बारे में कवर टू कवर नहीं पता होने की नीड है। इवन इफ यू can identify whether this patient has left axis or right axis or normal axis, these three only, you can go with the free, questions without any problem। ठीक है, तो आपको 3 एक्सेस का पता होना चाहिए। पहली बात, एक्सेस क्या है? एक्सेस को आप बहुत बड़ा मैथ्स नहीं समझने का, बेसिक फंडा क्या है, axis is nothing but the net direction of the electrical activity of the heart, that is simply axis. Net direction, you all know how heart is placed in our body. Heart is placed like this in our body. Heart is placed like this, where left ventricle mostly occupies the most muscular portion of the heart. So net direction of the electrical activity is like this in the heart, like this in the heart. तो अगर आप इसीलिए जब आप वो 4 अपने ग्राफ का डायग्राम बनाते हो तो उसके अंदर आप राइट लोअर क्वाड्रेंट पे दिखाते हो, जो कि आप मेरे पे सुपर इम्पोज करोगे तो वो ये वाला क्वाड्रेंट आएगा। तो एक्सिस आपको बहुत ऐसा नहीं समझना कि बहुत मैथमेटिकल चीज है। बेसिक चीज क्या है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द हर्ट, जो कि आप सबको पता है नॉर्मली कहाँ है, इस लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में ही तो है। तो ये आपने ये वर्टिकल एक्सिस बनाई, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई, ये मेरा नॉर्मल हर्ट, और दैट इज हाउ यू शो एक्सिस इन द ईसीजी। मेरे को हमेशा क्या प्रॉब्लम आती थी कि यार ये ग्राफ बनाई क्यों रहे हैं, या इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है, या हर्ट से इसका क्या रिलेशन है। तो बेसिक रिलेशन क्या है, आपको नेट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिखाती है। अब आप इसको समझना चाहो कि व्हाई इट इज रेलेवेंट टू नो द एक्सिस, बिकॉज सी देखो, अगर मेरा हर्ट it is placed like this, ठीक है। If my heart shift like this, that is right axis deviation. If my heart shift like from this normal axis to the right side, it is called right axis deviation. It is called right axis deviation. So this is visible in the ECG. Further we will know how. If my heart shifts to the left side, it is called left axis deviation. So it can show either literally shifting of the heart, or more important, not the actual shifting of the heart, it shows hypertrophy of the heart। ठीक है, अगर आपकी राइट साइड ज्यादा डोमिनेंट हो रही है तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किस साइड ज्यादा होगी, राइट साइड ज्यादा होगी। राइट साइड अगर डोमिनेंट हो रही है तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी राइट साइड ज्यादा डोमिनेंट होगी, तो आपकी ईसीजी के अंदर यू विल सी राइट एक्सिस डेविएशन। तो राइट एक्सिस डेविएशन कॉमनली यू विल फाइंड विद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इफ यू हैव हर्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट साइड में हाइपरट्रॉफी होगी, तो मोस्ट मसल मास कहाँ है, लेफ्ट साइड है। तो आपका ईसीजी के अंदर डेविएशन किस साइड दिखेगा, लेफ्ट साइड ऑफ डेविएशन। तो बेसिकली अगर आप पीएचसी पे बैठे हो, आप के पास इको की मशीन नहीं है, तो इट इज बेसिकली ईसीजी इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टू सी द electrical activity of the heart. Echo is the echocardiogram to see the structure of the heart with the echo, with the sonography machine. तो बेसिकली ईसीजी कैन हेल्प यू टेल वेदर, जब मान लो अगर आपके पास एक्सरे नहीं है, यू कैन टेल वेदर दिस पेशेंट माइट हैव कार्डियोमेगाली और नॉट विद द एक्सिस इटसेल्फ। तो अब सिंपल सा फंडा रखना है, आपको यही वाला डायग्राम ध्यान रखना है, जहां ये वाला था AVR, ये था AVL, और नीचे सिंगल लेग है AVF, बिकॉज ब्लैक इज न्यूट्रल लीड।
ठीक है, ये फंडा ध्यान रखना है। तो सेम मेरी बॉडी के अंदर आप वर्टिकल एक्सिस बना दो और उन तीन के अराउंड जो एक्सिस बनाओगे इस क्रॉस शेप डायरेक्शन में, वही आप ग्राफ पे बनाते हो नॉर्मली। ठीक है, अब अभी अपने डिस्कस कर लेंगे कि हाउ यू मेक दैट ग्राफ। अब बेसिकली आप जस्ट सिंपल सा इतना बात समझ लो कि हाउ टू कैलकुलेट लेफ्ट एक्सिस राइट एक्सिस। सारी राम कथा दो लाइन में है। यू सी लीड वन एंड यू सी लीड एवीएफ। दो ही लीड देखनी है, लीड वन लीड एवीएफ ईसीजी के अंदर। और आपको देखना है कि पॉजिटिव पोर्शन कितना जा रहा है, नेगेटिव पोर्शन कितना जा रहा है, और नेट पोर्शन क्या आ रहा है। लीड वन में मान लो नेट आ रहा है पॉजिटिव, नेट आ रहा है पॉजिटिव, और लीड एवीएफ, एवीएफ आपको भी दिखाऊंगा ईसीजी में नीचे होता है, तो वो नेट आ रहा है नेगेटिव। तो बोथ आर गोइंग अवे, बोथ आर गोइंग अवे। तो उल्टा जाना मतलब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, बोथ आर लाइक दिस, बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, जो कि नॉर्मल है, थम्स अप इज नॉर्मल। तो ये अपना क्या है, नॉर्मल एक्सिस। बोथ आर गोइंग अवे, दैट इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। मतलब एवीएफ की नेट डायरेक्शन है नेगेटिव, वन की नेट डायरेक्शन है पॉजिटिव, इट इज कॉल्ड लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अगर दोनों एक साथ पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं मतलब सीधा बन रहा है, मतलब राइट एक्सिस डेविएशन है। तो अगर वन का नेट आ रहा है नेगेटिव और एवीएफ का नेट आ रहा है पॉजिटिव, दैट इज राइट एक्सिस डेविएशन। अभी ये मैंने आपको सिर्फ इस पे बताया है। अभी वी विल डिस्कस नाउ इन द ईसीजी की आपको इसमें ईसीजी पेशेंट को अगर आपको दी जाएगी तो हाउ विल यू सी दोस ईसीजी ऑन द रियल टाइम ईसीजी आपको कैसे देखने को मिलेगा, वो भी अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपनों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस करा कि हाउ टू सी द एक्सिस, और एक्सिस का क्या रेलेवेंस है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को बहुत बार लगता है यार एक्सिस कोई बड़ी चीज है, एक्सिस और कुछ नहीं है। इट शोज बेसिकली द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहां होगा जहां आपका मैक्सिमम मस्कुलेचर होगा। तो अगर राइट साइड का मस्कुलेचर ज्यादा डेवलप्ड है तो राइट एक्सिस डेविएशन होगा, लेफ्ट साइड का मस्कुलेचर ज्यादा डेवलप्ड है तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा। ओके, तो अभी अपने आते हैं वापस मेन चीज पे। ठीक है, तो अब अपने इसी जो अपनों ने अभी जस्ट डिस्कस करी थी, इसी की बात को ये शॉर्ट के अंदर बताएगा। ये देखो, एक्सिस इज बेसिकली नेट इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन। इट इज बेसिकली नेट इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन दैट इज seen where there is most muscles, where there is most muscles, unlike normal graph। कुछ चीजें बीच में एडिट हो गई है। नॉर्मल ग्राफ में बस आपको इस ग्राफ में स्पेशल बात क्या ध्यान रखनी है, आप नॉर्मल ग्राफ में क्या बनाते हो, हॉरिजॉन्टल ये पॉजिटिव और इधर की तरफ आप नेगेटिव बनाते हो, और वर्टिकल में ऊपर पॉजिटिव बनाते हो नीचे नेगेटिव बनाते हो। यहाँ इस चीज में बस उल्टा है, नीचे पॉजिटिव है। इसको रखने की भी जरूरत नहीं है, इसको भी आप बेसिकली इतनी बात से समझो कि नॉर्मल हर्ट कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, तो नॉर्मल एक्सिस भी क्या होगी, नीचे की तरफ। तो नॉर्मल चीज पॉजिटिव दिखाएंगे, हम नॉर्मल चीज नेगेटिव दिखाएंगे। तो ये हो गया। अब आप वही जो बंदा थोड़ी देर पहले, ये बंदा मैंने अपनों ने ऊपर बनाया था, इसी को यहां देखो, इसी को एग्जैक्टली प्लेस कर दो, इसी के ऊपर एक्सिस बन जाएगी। ठीक है, ये देखो, उसी बंदे को यहाँ प्लेस करा, तीन आपने एक इथोवन ट्रायंगल जिसको बोल देते हैं, जैसे एवीआर बनाया आपने, एवीएफ बनाया, ये एवीएल है एक्चुअल में, ये एवीएल बनाया, ये एवीएफ बनाया। इसी के वेक्टर डिफरेंस से क्या बनाया, लीड वन, लीड टू, और यहां आती है लीड थ्री। ठीक है, ये बेसिकली अपने लीड्स हो गए कि लिम लीड्स होते। इसमें नॉर्मल आप सोचो, ये डायग्राम ध्यान से देखो, ये नॉर्मल हर्ट है। आप इस नॉर्मल हर्ट में देखो, सबसे ज्यादा ये देखो इतना बल्कि पोर्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा बल्कि पोर्शन है, तो यहां आपको क्या दिखाई दे रही है, सबसे ज्यादा मसल, और यही सबसे ज्यादा देखो नॉर्मल एक्सिस है। यही इसी एरिया के अंदर -30 to 100 प्लस 110, यही क्या है अपना नॉर्मल एक्सेस है, क्योंकि यही मोस्ट मस्कुलेचर आता है हार्ट का। अगर ये देखो -30 टू अराउंड +110, कुछ जगह 90, कुछ जगह 120 लिखा होता है, ये अपना नॉर्मल एक्सेस है, जो कि देखो सबसे ज्यादा मस्कुलेचर किसमें, इसी एरिया में है।
अगर मस्कुलेचर राइट साइड में ज्यादा है तो अपनों ने देखो यहाँ बोल दिया राइट एक्सिस डेविएशन, मस्कुलेचर लेफ्ट साइड में और ज्यादा है, ऊपर की तरफ ही लिफ्ट हो गया, तो उसको क्या बोल दिया, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, दैट इज लास्ट में एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, ये अपने बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये देखो रूल ऑफ थंब बहुत ही बेसिक फंडा है, ज्यादा टफ नहीं है, बेसिक जुगाड़ लगाने का है, क्या लीड 1 देखनी है और लीड एवीएफ देखो, सिर्फ दो ही लीड देखो, दोनों थंब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब नेट पॉजिटिव देखो, नेट पॉजिटिव देखो, तो ये नॉर्मल एक्सिस है, दोनों थंब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लीड 1 तो पॉजिटिव है नेट, लेकिन लीड एवीएफ क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या हुआ, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और राइट एक्सिस डेविएशन में आप देखोगे लीड 1 के अंदर तो नेट है नेगेटिव और लीड 2 में नेट है पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, राइट एक्सिस डेविएशन। एक्सिस का बेसिक मतलब क्या है, कहाँ ज्यादा मस्कुलेचर है, राइट एक्सिस डेविएशन मतलब राइट साइड की हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है मतलब लेफ्ट साइड की हाइपरट्रॉफी। अब मैं कुछ आपको रियल टाइम एग्जांपल देता हूं कि व्हाई इट इज रेलेवेंट टू नो। आप इस ईसीजी को देखो, आप ऊपर डायग्नोसिस पहले मत देखो कि क्या है, आप ये देखो, ये है लीड 1, लीड 1 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, लीड 1 के अंदर आप देखोगे यार नेट पॉजिटिव थोड़ा सा है, नेगेटिव ज्यादा है, तो नेट क्या है, नेगेटिव, ये हुआ नेगेटिव। लीड एवीएफ के अंदर ये है आपकी लीड एवीएफ, इसमें नेट क्या है देखो, नेगेटिव थोड़ा सा और पॉजिटिव ज्यादा है, तो नेट क्या है, पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हुआ, राइट एक्सिस डेविएशन। अब राइट साइड का हर्ट बड़ा है तो राइट एट्रियम भी बड़ा होता है, इसीलिए इस पेशेंट में थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। पी पल्मोनेल भी मिल रही है देखो आपको, बहुत ही टॉल सी, मोर देन 2.5 स्मॉल बॉक्स की इसकी हाइट है देखो, दैट इज नोन एज पी पल्मोनेल। और आपको देखो इसी से मैं थोड़ा सा एक बहुत बेसिक आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, अभी डायरेक्ट वीडियो को ऑन करके। हाँ यार देखो, इसमें सिंपल सा फंडा क्या है, V1 और V6 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किधर है, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, मतलब V6 की तरफ, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्यूआरएस किधर आना चाहिए, V6 की तरफ, दैट इज नॉर्मल हर्ट। तो V1 से V6 क्या होता है, V1 से V6 आर वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ता 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 जाता है, दैट इज नोन एज नॉर्मल प्रोग्रेशन ऑफ आर वेव। V1 से V6 लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जैसे जैसे अपने जाते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ती जाती है, तो V1 में सबसे छोटी आर वेव होती है दैट शोज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, सबसे ज्यादा डीपोलराइजेशन कहाँ होगा, जब सबसे ज्यादा मसल होगा। और V6 में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ मसल होती है, तो V6 में सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्यू आर वेव आती है, तो दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन ऑफ आर वेव। सपोज अगर करो मेरे राइट साइड की हर्ट ज्यादा डेवलप्ड है, अगर राइट साइड का हर्ट ज्यादा डेवलप्ड है तो क्या होगा, राइट साइड का हर्ट ज्यादा डेवलप है तो मतलब जहां नॉर्मली V1 में बहुत छोटी सी आर वेव बनती थी, अभी यहाँ हर्ट इसकी जगह इस तरीके से शिफ्ट हो गया, लेफ्ट की जगह राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब इस पेशेंट के अंदर V1 में भी मेरे को आर वेव का एम्पलीट्यूड बड़ा मिलेगा, दैट इज नोन एज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ऑन ईसीजी। आरवीएच अपने ईसीजी में कैसे बोलेंगे, अगर V1 टू V3 आर मोर देन एस आ रहा है तो इट इज ए सजेस्टिव ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अभी अपने इस डिस्कस करते हैं इसी से देख के। तो आरवीएच अपने देखेंगे राइट एक्सिस डेविएशन से यू कैन, जब पुराने जमाने में इको नहीं होता था, सॉरी यार ये बार बार, ओके हाँ, पुराने जमाने में जब इको नहीं होता था तो अपने को ईसीजी से ही आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि यार कौन सा वेल्वुलर लीजन है, ठीक है। रेट रिदम एक्सिस डेविएशन ये सभी अभी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। अभी पहले मैं आपको इस ईसीजी के अंदर बता देता हूँ, आपको देखो ये प्रोमिनेंट आर वेव दिखाई दे रही, प्रोमिनेंट आर वेव, नॉर्मली आपको V1 टू V3 इतनी बड़ी बड़ी आर वेव्स नहीं दिखाई देगी, ये दिखाई दे रही है, दीज आर सजेस्टिव ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो इस पेशेंट में पूरी राइट साइड ज्यादा
एनलार्ज्ड है, उसका राइट एट्रिया भी ज्यादा एनलार्ज्ड है और उसके राइट वेंट्रिकल भी ज्यादा एनलार्ज्ड है, इसीलिए पूरी एक्सिस कहाँ शिफ्ट होगी, राइट साइड की तरफ शिफ्ट होगी। अब ये अपनी ईसीजी होगी आरवीएच की। नाउ वी विल डिस्कस एलवीएच ईसीजी। ठीक है, एलवीएच के अंदर भी कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है, जो बेसिक फंडा आपने यहाँ पढ़ा था उसी को अप्लाई करना है वहां भी। ये देखो, अब यहाँ देखो यार, इस ईसीजी के अंदर यहाँ अपना है लीड 1 2 3, एवीआर एवीएल एवीएफ। मैंने बताया था 6 लिम्ब लीड्स होती है और 6 ही चेस्ट लीड्स होती है, V1 V2 V3 V4 V5 V6। ठीक है, अब आप इसके अंदर जो बेसिक नॉलेज अब तक सुनी है वो अप्लाई करो। ये बात देखो, अभी आपको मैंने बताया था V1 में छोटी सी आर वेव मिल रही है और V6 में बड़ी आर वेव मिल रही है, दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन ऑफ आर वेव, क्योंकि ये नॉर्मल हर्ट है, लेकिन ये पूरा नॉर्मल हर्ट नहीं है, अभी डिस्कस करेंगे। आप इसमें रेट रिदम एक्सेस अभी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। रेट इसमें 100 बाय आप 4 करोगे 78 आएगा। तो आप इस पेशेंट में देखो, जो लीड 1 है इसका नेट डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव तो इसमें है ही नहीं, मैक्सिमम डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। और लीड एवीएफ के अंदर और लीड 3 के अंदर अगर आप देखो, अगर कई बार आपको एवीएफ अवेलेबल नहीं है तो अभी आप 3 यूज कर सकते हो। इस पेशेंट में अपने 3 को यूज करेंगे। आप एवीएफ से भी देख सकते हो, लेकिन इस पेशेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि एवीएफ में पॉजिटिव है। मोस्टली लेफ्ट एक्सिस डिवीजन जो आपके पास ईसीजी आएगी उसमें एवीएफ भी नेगेटिव होगा। तो 3 की लीड डायरेक्शन नेट क्या है, नेगेटिव। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट एक्सिस डिवीजन। हाउ विल यू कंफर्म, आप ये देखो, इस पेशेंट में लेफ्ट साइड की हाइपरट्रॉफी इतनी ज्यादा हो रही है कि नॉर्मल आर वेव से भी बड़ी आर वेव मिल रही है और बहुत ही डीप क्यू वेव मिल रही है। क्यू वेव पे अभी मैं आपको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों के लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। क्यू वेव का रेलेवेंस एमआई में और एलवीएच के अंदर। तो यहां से आपको पता लगेगा ये लेफ्ट एक्सिस डिवीजन है। लीड 1 और 3 को देख सकते हो, 1 और एवीएफ को देख सकते हो, इसमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। लीड 1 ऊपर जा रही है, लीड 3 नीचे जा रही है। लेफ्ट एक्सिस डिवीजन है। लेफ्ट एक्सिस डिवीजन है मतलब लेफ्ट साइड की हाइपरट्रॉफी हो रखी है, और लेफ्ट साइड की हाइपरट्रॉफी हो रखी है वो कैसे देखा आपने, फाइनली इसकी आर वेव बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और डीप एस वेव आ रही है V1 टू V2, डीप एस वेव आ रही है V1 टू V2। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा कुछ इंटीग्रेटेड के लिए अपने कुछ एक्सरे दिखाता हूँ कि एक्सरे में हाउ कैन यू सी वेदर इट इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये एक्सरे आप देखो, एक्सरे की जो बॉर्डर है वो राइट साइड की बॉर्डर राइट एट्रियम बनाता है और पल्मोनरी आर्टरी और सुपीरियर वीना केवा बनाती है। लेफ्ट साइड की बॉर्डर आपकी एओर्टा बनाती है, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी बनाती है और पल्मोनरी ट्रंक जिसको बोलते हैं, फिर लेफ्ट एट्रियम आता है और फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल आता है। तो इस पेशेंट में आपको देखोगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट दिखाई दे रहा है। इसका एंगल क्या होता है, इसका एंगल देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ये किसका साइन है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का, इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ, ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ ये पेशेंट देखो, जो कि आपने टॉफ का कॉमनली एक्सरे पूछा जाता है, जहां राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। तो राइट वेंट्रिकल आप इस डायग्राम से बेटर समझ पाओगे। दिस इज हाउ बोथ द ventricles grow. Right ventricle grow outwards, right ventricular grow outwards। ये देखो outwards grow करेगा, एक ग्लोबुलर शेप का आपको हर्ट मिलेगा। इसमें आप ये देख रहे हो एंगल, इट इज एक्यूट। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में आपको एंगल एक्यूट मिलेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल ग्रोज डाउन एंड आउट, यू कैन सी दिस एरो, डाउन एंड आउट डायरेक्शन। तो इसीलिए आपको इसके अंदर एपेक्स क्या मिलेगा, डाउन एंड आउट, और आपको एंगल भी क्या मिलेगा, देखो ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई कि एक्सेस का रेलेवेंस क्या है, तो यू कैन डू ए echo with a ECG, also you can see X-ray without seeing the X-ray, just by seeing a ECG। ठीक है, आप you can picturize the heart, actual anatomy of the heart of the patient। So this is how RV grows, that is outwards, that is globular like structure,
लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि एमएस के अंदर माइटल स्टेनोसिस का एक्सरे आता है आपका, या फिर अडल्ट के अंदर है तो एमएस के अंदर, छोटे बच्चा 10 साल का बच्चा है और ये एक्सरे देते हैं तो आप बोल सकते हो टॉफ के अंदर। तो बूट शेप्ड हर्ट जब भी राइट साइड का हर्ट ग्रो करेगा दैट इज नोन एज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और उसके अंदर आपको ग्लोबुलर शेप का हर्ट दिखाई देगा, एक्यूट एंगल होगा। ये आपको जो कार्डियोफ्रेनिक एंगल हर्ट और डायफ्राम के बीच का जो एंगल है वो इसमें ऑब्ट्यूज दिखाई देगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में, इधर एक्यूट दिखाई देगा। ठीक है, अभी यार नेक्स्ट ये बेसिकली हो गया अपने एक्सेस पे डिस्कशन, जहां आप लोगों ने देख लिया एक्सेस का बेसिक फंडा। आपको आपके पास पेशेंट आए या फिर आपके पास क्वेश्चन आता है तो हाउ टू सी एक्सेस। अभी थोड़ा सा क्या अपना काफी सारा डिस्कस करें, एक बार ग्रुप पे कुछ भी आप थम्स अप कर दो अगर आपको समझ आ रहा है तो। कोई कनेक्शन, कोई बंदे इसको, ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट डाउट अभी किसी को? ठीक है, अभी बंदे आप स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही क्या? इनफ है? स्लो करने की स्पीड की नीड है तो बता दो। नहीं, इससे रेस से नहीं मेरे को पता लगेगा, मेरे को बताओ बस इतना बताओ, स्पीड स्लो नहीं, ओके ठीक है, स्लो करने का ठीक है, थोड़ा सा स्लो चलते हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा था थोड़ा सा, कई बार फास्ट हो ना, आप कोई शाय रखने की जरूरत नहीं है, आप इमीडिएटली मेरे को कम्युनिकेट कर दो कि बस थोड़ा सा स्लो बता दो, ठीक है। मोटा मोटा बेसिक सबको समझ आ गया, ठीक है। अभी अपने नेक्स्ट चलते हैं आगे। अपनों ने अब तक देखा है, देखो यार, दो चीजें देखी है अभी तक अपनों ने, हाउ टू डू द लीड प्लेसमेंट, व्हाई इट इज रेलेवेंट, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कॉल्ड 12 लीड ईसीजी। आपने लीड प्लेसमेंट का दूसरी चीज आपने देख ली, एक्सेस का क्या प्रैक्टिकल रेलेवेंस है, ठीक है। अब अपने देखेंगे यार हाउ टू रीड ए ईसीजी, ठीक है। अब पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, देन वी विल डिस्कस दिस 4 to 5 स्लाइड्स, ठीक है, ज्यादा घबराने का नहीं है, ठीक है। ठीक है यार, देखो अब अपने डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड द ईसीजी। अपनों ने बेसिक फंडा समझ लिया कि यार लीड लगी कहाँ हुई है, कैसे लगी हुई है, देन एक्सिस का फंडा क्या है, और बेसिकली 4 मॉर्फोलॉजी तो यहाँ जितने बंदे बैठे हैं आई थिंक एवरीबडी नोज की पी वेव होती है, देन क्यूआरएस होती है, देन टी होता है, देन एसटी उसी का पार्ट होता है। इनके बारे में फर्दर डिस्कस अभी करूंगा, बट पी क्यूआरएस टी एवरीबडी नोज। 6 लिम्ब लीड्स अपनों ने डिस्क्राइब कर दी, 6 चेस्ट लीड्स अपनों ने डिस्क्राइब कर दी। नाउ वी विल सी हाउ टू रीड द ईसीजी। ईसीजी का फिक्स फंडा है, अभी नोट्स में लिखा होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, वो ध्यान रखने का है। rate, rhythm, axis, then P, then PR interval, then QRS, its morphology and duration, then ST segment, then T। तो ST segment और T inversion को लास्ट में देखना होता है। ये ऐसी गलती है जो हम अपने जब थर्ड ईयर रेजिडेंसी चल रहा था तब भी करते हैं, और हम इससे आगे भी चले जाएंगे तब भी ये गलती होती है कि क्योंकि होता क्या है, जस्ट लाइक इंफीरियर वॉल एमआई, इंफीरियर वॉल एमआई मोस्टली प्रेजेंट विथ ब्लॉक्स, ठीक है। एंड हम जैसे ही उसकी ईसीजी देखते हैं, इतने बड़े बड़े एसटी एलिवेशन जिस भी ईसीजी में देख रहे होते हैं ना, तो इमीडिएटली वी फोकस ऑन द एसटी एलिवेशन। एंड उसके कारण क्या होता है कि अपने अंडरलाइंग उससे भी ज्यादा ग्रेव पैथोलॉजी अगर कोई है, जैसे पेशेंट को हार्ट ब्लॉक है, पेशेंट का एएफ है, पेशेंट को इरिथमिया है, we will miss that because we just focused on the ST segment। तो ST segment हमेशा लास्ट में सोचने का है, पहले नहीं सोचना। पहले आपको बेसिक फंडा रखना है, रेट, रिदम, एक्सेस, P, QRS, T, all the intervals, then at the last you will see ST segment, ठीक है। अब अपना रेट कैसे कैलकुलेट करना है, मेरे को जितना आइडिया मैक्सिमम बंदों को यहाँ पता होगा, रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आरआर इंटरवल, नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस इन द आरआर, 1 आरआर इंटरवल। तो अपने आरआर वेव के बीच में 2 आरआर वेव है, उनके बीच में देखेंगे कितने लार्ज बॉक्स आ रहे हैं। मान लो 300 डिवाइडेड बाय जो भी अपने ईसीजी देख रहे हैं, कौन सी लीड को देखेंगे, कोई भी बंदा बताओ, रेट, रिदम, कौन सी लीड में देखते हैं, टाइप करके बताओ फटाफट। सेकंड।
लीड सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है। जब भी आपको पी वेव के बारे में देखना है या फिर आपको रेट और रिदम देखनी है, ऑलवेज सी सेकंड लीड, ठीक है। तो अपनों ने लीड सेकंड देखी, लीड सेकंड के अंदर अपने 300 डिवाइडेड बाय आर आर इंटरवल करेंगे। अगर आर आर इंटरवल के बीच में 5 बॉक्स आ रहे हैं तो 300 डिवाइडेड बाय 5 60 बीट्स पर मिनट होएगा, ठीक है। अभी अब ये हो गया अपना रेट कैलकुलेट करने का क्वेश्चन। अगर पेशेंट को इरेगुलर रिदम है, लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फ्लटर है, पेशेंट को वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो यू विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला। एट्रियल फिब्रिलेशन में आई विल टेल हाउ टू कैलकुलेट द रेट, लेकिन 300 डिवाइडेड बाय दिस यू शुड नॉट डू यूज इन क्या क्या ये लिखा हुआ आपको लिखने की नीड नहीं है। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, ventricular premature contraction, heart blocks, these are the most scenarios जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर आर आर इंटरवल इरेगुलर होता है। तो आप आर आर इंटरवल इरेगुलर होता है, इसके लिए आप उसके कारण वो फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, ठीक है। अब अपनों ने रेट कैलकुलेट कर ली, कोई भी बंदा कॉज बताओ फिजियोलॉजिकल ब्रेडिकार्डिया और फिजियोलॉजिकल टेकिकार्डिया के कॉजेस। पहले फिजियोलॉजिकल ब्रेडिकार्डिया बताओ किन लोगों में मिलता है। कोई यहाँ फुटबॉल, स्विमिंग या क्रिकेट खेलता है? एथलीट्स बिल्कुल सही, ठीक है। ओल्ड एज में नहीं यार, ओल्ड एज में एज फार एज आई नो ब्रेडिकार्डिया नहीं मिलेगा, मतलब बेसिकली हाँ जी, हाँ ठीक है। मेनली क्या होता है कि आपको जहां हेल्दी हर्ट होता है, ऐसा हर्ट जो जैसे एक एज्ड हर्ट होगा, वो जितना ब्लड 80 कॉन्ट्रैक्शंस में पंप करेगा, एक एथलीट का हर्ट उतना ही ब्लड 50 कॉन्ट्रैक्शंस में पंप कर देगा, बिकॉज उसका पंपिंग कैपेसिटी अच्छा है। तो इट डजंट नीड मोर रेट टू कंट्रोल, ठीक है। जरा किसी बंदे का माइक ऑन है ना, माइक ऑफ कर लेना है। तो अपने को फिजियोलॉजिकल ब्रेडिकार्डिया का कॉज क्या है, जैसे एथलीट हो गया, ठीक है। या फिर पैथोलॉजिकल का हाइपोथायराइडिज्म जो कि आपको एनकाउंटर कर रहा है जब भी आप पेरीफेरी में हो, कोई एक यंग फीमेल आई है, मिडिल एज फीमेल आई है, 40 हर्ट रेट है, तो आपको, अब वो एथलीट तो है नहीं, ठीक है, तो आपको क्या सोचने का, उसमें हाइपोथायराइडिज्म सोचने का है। ये आपको कॉमन चीजें बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीजें होती है, आपको जितना आना चाहिए एक मिनिमम लेवल पे। टेकिकार्डिया है, तो टेकिकार्डिया के फिजियोलॉजिकल कॉजेस बताओ। प्रेगनेंसी बहुत सही, प्रेगनेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी इज ए हाइपरडायनेमिक स्टेट, इसके अंदर सारी चीजें बढ़ जाएगी, और इसके अंदर रेस्पिरेटरी अपना टेकिकार्डिया भी होएगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नाउ दैट मदर नीड्स टू circulate the oxygen in her body as well as the fetus. That is why her heart rate as well as cardiac contractility increases in the pregnancy, ठीक है। तो प्रेगनेंसी, फीवर और एक्सरसाइज आर द कॉमन कॉजेज। स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा बोला शुभम। स्ट्रेस और एंजाइटी इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ फिजियोलॉजिकल टेकिकार्डिया, ठीक है। जैसे आपके पास पेशेंट बहुत बार ओपीडी के अंदर आता है, आप उसकी पल्स पे हाथ रखोगे तो यू कैन फाइंड टेकी, ऑल्सो यू कैन फाइंड वाइट कोट हाइपरटेंशन, ठीक है। ये कॉजेज होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकली अपना सिंपैथेटिक ड्राइव को बढ़ा देते हैं। सिंपैथेटिक ड्राइव के बढ़ने के कारण यू कैन फाइंड टेकिकार्डिया एज वेल एज वाइट कोट हाइपरटेंशन, ठीक है। अब अपने वापस डिस्कस करेंगे। अपने देखो रेट कैलकुलेट करना भी डिटेल में अभी वीडियो से बता दूंगा। रिदम किस प्रकार की होती है? रेगुलरली रेगुलर, मतलब हर आर के बीच में क्या है? गैप इक्वल है, दैट इज नोन एज रेगुलरली रेगुलर पल्स। अब दो इसके अलावा चीजें और होती है, इरेगुलरली इरेगुलर और रेगुलरली इरेगुलर। इरेगुलरली इरेगुलर मतलब आपको कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा। ये किसके अंदर मिलेगा? एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। एट्रियल फिब्रिलेशन का मेंटल इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए। एट्रियल फिब्रिलेशन का मेंटल इमेज क्या है? दैट इज नॉर्मल एट्रिया। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है? फड़फड़ाना बेसिकली, दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। और इसी के कारण क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन 300 हो रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन एक भी नहीं हो रहा। देयर इज द स्टेसिस ऑफ द ब्लड दैट विल कॉज एलए क्लॉट, ठीक है।
दैट इज कॉल्ड एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई भी पैटर्न नहीं है। सेकंड इज एट्रियल फ्लटर विथ वेरिएबल ब्लॉक। एट्रियल फ्लटर दो टाइप का होता है, एट्रियल फ्लटर विथ फिक्स ब्लॉक, एट्रियल फ्लटर विथ वेरिएबल ब्लॉक। इसका मतलब क्या होता है, ये एट्रियल फ्लटर कर रहा है, अगर ये हर 3 बीट के बाद वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, वेंट्रिकल में कंडक्ट कर देता है, तो उसको आप 3:1 एट्रियल फ्लटर बोलोगे। अगर एट्रियल फ्लटर हर 2 बीट के बाद 2 सॉ टूथ वेव दिखाई देती है आपको और एक क्यूआरएस दिखता है, दैट इज नोन एज 2:1, मतलब हर 2 एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये होता है एट्रियल फ्लटर विथ फिक्स्ड एवी ब्लॉक्स। एक होता है एट्रियल फ्लटर विथ वेरिएबल एवी ब्लॉक। इन सब के डायग्राम दिखा दूंगा, भी टेंशन नहीं लेने का, 2 मिनट आराम से सुनो। अगर कोई भी कैचअप ना कर पाए, किसी को स्पीड ज्यादा लगे, दोबारा कमेंट कर देना, कोई फिक्र नहीं। अगर एट्रियल फ्लटर हो रहा है, फड़फड़ा रहा है, लेकिन कोई पैटर्न नहीं है, कभी 3 वेव के बाद वेव चलेगी है, कभी 2 वेव के बाद वेव चलेगी है, कभी 5 वेव के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज एट्रियल फ्लटर विथ वेरिएबल ब्लॉक। तो एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर विथ वेरिएबल ब्लॉक या वीपीसी, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, इन सब में इरेगुलर पल्स होगी, यू डोंट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ पैटर्न। देन इसके बाद आता है रेगुलरली इरेगुलर पल्स, जिसमें आपको पल्स इरेगुलर तो मिल रही है बट यू कैन फाइंड ए पैटर्न। जैसे हर 2 के बाद एक बार आपको पल्स बीट मिस हो रही है, हर 3 के बाद एक बार मिस हो रही है, तो ये किस में मिलेगा आपको, पल्सिस बाइजेमिनी के अंदर। और दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद दिखना है, सेकंड डिग्री हर्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हर्ट ब्लॉक। अब ये डायग्राम 2 मिनट में समझाऊंगा, सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अपने डिस्कस करेंगे यार एरिथमियास को बेसिकली डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें आप एबनॉर्मल रिदम के कॉजेस देखोगे। ठीक है, ये अभी कोई इसमें बड़ी राम कथा नहीं है, बेसिक बात आपको बताया था अभी। रेट देखना है, उसके बाद रिदम देखना है, फिर एक्सेस देखना है, पी वेव देखनी है, पीयर इंटरवल देखना है, क्यूआरएस देखना है, क्यूटी देखना है, एसटी देखना है, फाइनली टी और एसटी देखना है। ये कुछ ईसीजी के मैंने नॉर्मल वेरिएशन लिखे हैं कि नॉर्मल वेरिएशन सॉरी नॉर्मल पैटर्न क्या होता है ईसीजी में। अगर कुछ बंदे बिल्कुल नए हैं, कोई फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, तो उनके लिए, जिनको नहीं पता, इस ईसीजी में छोटा जो स्मॉल बॉक्स होता है, ये 1 mm का होता है। और क्योंकि पेपर की लेंथ, स्पीड लेंथ, मतलब जितना तेजी से पेपर चलेगा ईसीजी पे, वो कितना होता है, 25 mm पर सेकेंड, 25 mm पर सेकेंड। तो एक बॉक्स कितने का हुआ, छोटा बॉक्स 0.04 सेकेंड का। बेसिक मैथ्स है, चाहो तो रट लो, चाहो तो हर बार कैलकुलेट करो, बेटर रहेगा, लाइफ लॉन्ग काम करना है, इसको रट लो। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। हर एक बॉक्स कितने का है, स्मॉल बॉक्स 1 mm का है, और 1 mm कितना सेकेंड है, 0.04 सेकेंड है। ठीक है, अब इसी के अंदर आगे अपने डिस्कस करेंगे 1 लार्ज बॉक्स कितना है, 25 स्मॉल बॉक्स। 1 लार्ज बॉक्स, 25 स्मॉल बॉक्स, 5 वर्टिकल और 5 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मैक्सिमम बंदों को नहीं पता होगी ये बात, अगर नहीं पता यू कैन लर्न दैट, कोई ज्यादा बड़ी साइंस नहीं। ये ईसीजी है, ये बड़ा बॉक्स है, ये छोटा बॉक्स है, ये सारे छोटे छोटे बॉक्स है। तो एक बड़े बॉक्स में 5 छोटे बॉक्स वर्टिकली, 5 छोटे बॉक्स हॉरिजॉन्टली, दैट इज हाउ यू मेक 25 बॉक्सेस। नॉर्मल कैलिब्रेशन कितना होता है, 10 mm पर मिली वोल्ट। ठीक है, मतलब ये 5 mm हो गया, क्योंकि एक छोटा बॉक्स का हाइट भी कितना है 5 mm, विड्थ भी कितना है 5 mm, ये भी 5 mm हो गया, मिला के कितना हुआ 10 mm। तो इसको आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना मिली वोल्ट काउंट होगा, 1 मिली वोल्ट। ठीक है, अब आप देख लो रेट कैसे कैलकुलेट करनी है, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस बिटवीन 2 RR इंटरवल, अप्लाई व्हेन रिदम इज नॉर्मल। तो आपको कब कब नहीं अप्लाई करना, एट्रियल फ्लटर में नहीं अप्लाई करना, वीपीसी में नहीं अप्लाई करना, या एट्रियल फिब्रिलेशन में नहीं अप्लाई करना। अब ये एग्जांपल देखो कुछ, ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है, ये वाला चीज दिखाने के लिए कि हर ईसीजी के नीचे 2 चीजें लिखी होती है, कि ईसीजी के पेपर की स्पीड कितनी थी 25 मिलीमीटर पर सेकेंड, और ईसीजी का कैलिब्रेशन कितना था 10 mm पर मिली वोल्ट। अब ये ईसीजी आप यहाँ देखो,
आप सबसे पहले इस ईसीजी के अंदर रेट देखोगे, रेट के लिए लीड सेकंड के पास आप गए, हर ईसीजी के नीचे एक लॉन्ग लीड बनी होती है जिसको लॉन्ग लीड बोलते हैं, जो कि सेकंड लीड को बताती है, क्योंकि उनको पता है हर डॉक्टर सेकंड लीड की तरफ ध्यान देगा। अब इस ईसीजी के अंदर आप देखो, ये आर वेव, ये आर वेव, इनके बीच में एक दो तीन, तीन लार्ज बॉक्स है, तो आपने डिवाइड करा 300/300 बीट्स पर मिनट। अब आप इसके अंदर देखो, हर बार आर आर इंटरवल एक सेम पीरियड पर आ रहा है, हर बार किसी भी लीड में उठा के देख लो, आर आर में कोई वेरिएबिलिटी नहीं है, हर बार 3 बॉक्स के बाद बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये टेकिकार्डिया तो है, लेकिन कौन सा टेकिकार्डिया? साइनस टेकिकार्डिया। ठीक है, अब यही दूसरा एग्जांपल है आपको, ये पेशेंट हमारे पास आया था, ये वाला। आप देखो इधर, आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ईसीजी, इस ईसीजी के अंदर लीड सेकंड पे आप गए, दो आर आर इंटरवल के बीच में 8 बॉक्सेस है, तो आप 300/8 करा, 37 बीट्स पर मिनट। तो ये किसका एग्जांपल है? ब्रेडिकार्डिया का एग्जांपल। कट ऑफ क्या है? 60 से कम है ब्रेडिकार्डिया और 100 से ज्यादा है टेकिकार्डिया। लव एंड बेली के अंदर 90 से ज्यादा टेकिकार्डिया पे लिखा हुआ है, लेकिन बाकी मैक्सिमम बुक्स में 100 लिखा हुआ है। बाकी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, आपका नहीं पूछा जाएगा, आपको बेसिकली जाने पर 90 100 से ज्यादा टेकिकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, अब ये पेशेंट कैसे आया था? ये जो पेशेंट थी, देखो आप, इसमें पी वेव भी आपको दिखाई दे रही है, क्यूआरएस भी दिखाई दे रहा है, टी वेव भी दिखाई दे रही है, और रिदम भी क्या है? रेगुलर है। इसका मतलब ये क्या है? साइनस रिदम है, मतलब बेसिकली ऐसे नोड ही स्लो हो चुका है। ठीक है, तो ये साइनस ब्रेडिकार्डिया है। ये हमारे को जो पेशेंट ऐसे कॉमनली पेशेंट आए हैं, वो मोस्टली हाइपोथायराइडिज्म के साथ आए हैं, जो कि पहली बार हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोज हुए थे। दे ऑल वर हैड ए पफी फेस, all were having constipation and dizziness and drowsiness throughout the day, mostly were females. They came with these complaints, we checked the bp normal range में मिला, देन वी गॉट ए ईसीजी, और ईसीजी में देखा अरे तो ब्रेडिकार्डिया पड़ा है। इमीडिएटली अपने अलर्ट बनते हैं और अपने ने उसका ओवरऑल पिक्चर देखते हुए टीएसएच कराया। तो ऐसे पेशेंट्स का यूजुअली टीएसएच मोर देन 100 आता है। ठीक है, यहीं से दो बातों का जवाब दो फटाफट ग्रुप पे। ये बंदा बताओ कि यार, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइपरटेंशन फाउंड इन हाइपोथायराइडिज्म? फटाफट कोई भी टेक्स्ट करो, बता दो यार कोई तो ग्रुप में, कौन से टाइप का हाइपरटेंशन मिलता है हाइपोथायराइडिज्म में, या मिलता भी है नहीं मिलता? डायस्टोलिक, बहुत सही है निरुद्ध, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन इज फाउंड इन हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, और हाइपोथायराइडिज्म के लिए कौन सी एंटीबॉडी टेस्ट कराते हो? फटाफट लिख दो, टाइप कर दो। हाशिमोटो के लिए कौन सी एंटीबॉडी कराते हो? एंटी टीपीओ एंटीबॉडी, बिल्कुल सही अभिषेक। एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी अपने इसमें चेक कराते हैं। ठीक है, अब अपने ये आ गया साइनस ब्रेडिकार्डिया का पढ़ लिया। अब कोई भी बंदा बताओ यार, ये ईसीजी किसकी है? माइक ऑन करके बता दो, बेटर रहेगा। पीएसवीटी। पीएसवीटी, बिल्कुल सही। ठीक है, प्रशांत, पीएसवीटी है, कैसे अपने बताएंगे पीएसवीटी? अपने इसमें सबसे पहले रेट देखेंगे, रेट देखेंगे तो 300 के बीच में लगभग एक ही बॉक्स आ रहा है, ऑलमोस्ट एक ही बॉक्स, आप रफली काउंट करा करो, पॉइंटों में कंफ्यूज मत हो। तो 300/1, तो इसकी रेट कितनी है? 300 पर मिनट। और इसके अंदर क्या आपको पी वेव दिखाई दे रही है? आई विल जूम दिस, आप इसमें देख पाओगे ये मर्जिंग ऑफ पी और टी वेव हो रही है। अगर आप इसको पी बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे? समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ये पी क्यूआरएस, फिर ये टी, अगर ये टी है तो ये इसका पी है। समझे मेरी बात? कहने का मतलब मर्जिंग ऑफ पी और टी वेव मिल रही है, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट वेदर इट इज पी और वेदर इट इज टी वेव। तो इट इज ए केस ऑफ पीएसवीटी, इट इज ए केस ऑफ पीएसवीटी, जहां अपने को एट्रियल रेट ज्यादा मिल रही है, एट्रियल रेट ज्यादा मिल रही है, और एब्सेंट पी वेव है, और टेकिकार्डिया है, तो क्या हुआ? पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। फिर ये एग्जांपल मैंने आपको दिया है इरेगुलरली इरेगुलर पल्स का। अगर आप कोई बंदा दूर से देखेगा, वो बोलेगा यार ईसीजी नॉर्मल है, ये गलती नहीं करनी, एसटी सेगमेंट देख के ईसीजी नहीं बोलना, इससे आपका पेशेंट निपटेगा। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान से देखो। यहाँ आपको सबसे पहले दिखनी लीड टू, लीड टू पे आप गए, रेट देखो, रेट तो आप देखते ही बोलोगे यार ये तो इरेगुलर पल्स है। देखो यहाँ दो आर आर इंटरवल के बीच में
इसमें आप लीड सेकंड पर आ जाओ, ये है लीड सेकंड। 2 आरआर इंटरवल के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉक्सेस है। अब नेक्स्ट आरआर इंटरवल के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट 8 बॉक्सेस है। तो यहाँ आरआर क्या हो गया, इररेगुलर हो गया, यहाँ आरआर क्या हो गया, इररेगुलर। नाउ यू कैन नॉट यूज द फॉर्मूला ऑफ 300 डिवाइडेड बाय आरआर, ठीक है। बट ओवरऑल यू कैन से दैट इट इज दिस पेशेंट हैज ब्रेडिकार्डिया विद इररेगुलरली इररेगुलर पल्स। तो ज्यादा चांसेस इसका सीधा डायग्नोसिस, अगर आपको पीआर इंटरवल भी देखना नहीं आता बट ब्रेडिकार्डिया विद इररेगुलरली इररेगुलर पल्स, यू कैन स्पॉट ऑन से इट दिस इज ए केस ऑफ हार्ट ब्लॉक। लेकिन अगर आप फिर भी इसमें देखना चाहते हो, आप देखो यहाँ पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ है, यहाँ पी के बाद कोई क्यूआरएस आ ही नहीं रहा, यहाँ पी के बाद बहुत छोटे जल्दी क्यूआरएस आ गया, मतलब वेरिएबल पीआर इंटरवल है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो इन पी के बीच में, आपस के बीच में इंटरवल आपस पी में सेम है और आपस में आरआर के बीच में इंटरवल सेम है। तो इट इज ए केस ऑफ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। इसीलिए ईसीजी के अंदर सिर्फ एसटी सेगमेंट नहीं देखना है, आपको एक बार उसको बेसिकली रेट रिदम एक्सिस देखना है, वरना ऐसा ब्लंडर होगा इस पेशेंट को अगर आपने घर पे भेज दिया, ही विल डाई इमीडिएटली और विद इन 6 to 12 आवर्स, और फिर आप सोचोगे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। आपको हमेशा एक बेसिक फंडा ध्यान रखना है, ईसीजी को बेसिक फॉर्मेट में देखना ही देखना है, वरना इस ईसीजी को आपने घर पे भेज दिया तो पेशेंट विल डाई। अब फटाफट कोई ग्रुप में बताओ, हाउ विल यू ट्रीट दिस पेशेंट। ये जो आपको मैंने फोटो दी है इरेगुलरली इरेगुलर हार्ट ब्लॉक का पेशेंट, व्हाट ट्रीटमेंट विल यू गिव, फटाफट कोई भी माइक ऑन करके बोल दो। हार्ट ब्लॉक का ट्रीटमेंट बता दो यार कोई तो, किसी को नहीं आइडिया, हैंड रेस करके इतना बता दो। आवाज आ रही है क्या सभी को क्लियर। एट्रोपिन, एट्रोपिन, हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला है। एज अपने पेरीफेरी में वर्क करेंगे, सबसे पहली चीज आप क्या दोगे, एट्रोपिन दोगे। और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, पेस मेकर। सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया में पहली चीज क्या देनी है आपको, एट्रोपिन। देन परमानेंट ट्रीटमेंट इज पेस मेकर। और मान लो पेशेंट अगर पेरीफेरी से आप रेफर कर रहे हो हायर सेंटर और आसपास मेडिकल स्टोर अच्छे हैं, तब तक आप क्या दे दोगे पेशेंट को, आइसोप्रेनिलिन का इंजेक्शन। क्या दे दोगे, आइसोप्रेनिलिन का इंजेक्शन, ठीक है। तो आप इसमें क्या दोगे, एट्रोपिन, आइसोप्रेनिलिन, और फाइनल ट्रीटमेंट क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पेस मेकर। ये पेशेंट बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, आपको घर पे नहीं भेजना है इन पेशेंट को, ट्रीट करना है। मान लो आप बिल्कुल रिमोट एरिया में बैठे हो, आपके पास तीनों चीजें नहीं है, तो यू कैन टेम्परेरीली गिव डेरिफाइलिन, जो कि अस्थमा में ट्रीटमेंट में देते हैं, डेरिफाइलिन, ठीक है। ये पीएसवीटी है। पीएसवीटी के बारे में फटाफट ग्रुप में एक बंदा कोई भी डाल दो, पीएसवीटी का ट्रीटमेंट क्या करोगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट, एम्स के अंदर क्वेश्चन आया है कि एक पेशेंट है, 25 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंटेड विथ पैल्पिटेशन with BP of 110/80 with pulse rate of 260 beats per minute, ECG में PSVT है। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, फर्स्ट इज रिल्टियजाम, सेकंड इज एडिनोसिन, थर्ड इज वेगल मैनुअर, फोर्थ इज डीसी शॉक। व्हाट विल यू गिव। एडिनोसिन। एडिनोसिन, ये कॉमन सिली मिस्टेक है, देखो ये आपसे नहीं गलती हो रही, ये हमसे भी एज ए रेजिडेंट होती है, जब हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्लस जब प्रैक्टिकली डीसी, बिल्कुल डीसी नहीं देना यार, अभी नहीं देना, डीसी इज द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। बिल्कुल सही आयुषी, द करेक्ट आंसर इज वेगल मैनुअर। ऑलवेज अटेम्प्ट वेगल मैनुअर फर्स्ट, ठीक है। इट इज इफेक्टिव ओनली इन 5 to 10% पेशेंट। लेकिन आई विल कैरोटिड साइनस मसाज, बिल्कुल सही, कैरोटिड साइनस मसाज और वेगल मैनुअर, यू कैन डू बोथ ऑफ दीज बिकॉज बोथ ऑफ दीज स्टिमुलेट द वेगस नर्व, ठीक है। अभी अपने डिस्कस करेंगे कैसे करना है। बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, कैरोटिड साइनस मसाज और वेगल मैनुअर। सेकंड स्टेप क्या है, एडिनोसिन। थर्ड स्टेप क्या है, डिल्टियाजाम। फिर भी रिवर्ट नहीं हो रहा तो डीसी शॉक है। तो कहने का मतलब ये सिली मिस्टेक आपके एम्स या नीट का क्वेश्चन आएगा, नहीं करनी है, हमसे भी पूछा जाता है, हम भी सेम मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अब अपने आए किस पे, रिदम पे। तो अभी डिस्कस कर ली थी ऐसा बात, नॉर्मली किस में रिदम देखनी है, लीड सेकंड में देखनी है।
कौन सी लॉन्ग लीड में देखनी है, रेगुलरली रेगुलर नॉर्मली मिलता है, इरेगुलरली इरेगुलर और रेगुलरली इरेगुलर। इसके आपको सबके एग्जांपल बता देते हैं। अपने को देखना आरआर इंटरवल कैसा है और वो हर जगह सेम रह रहा है या नहीं रह रहा, इतनी सी बात देखनी है। आप इस ईसीजी को देखो, ये सबसे पहले अपनी नॉर्मल ईसीजी है, साइनस टैकीकार्डिया है, रेगुलरली आरआर आ रहा है, ठीक है। अब जो मैंने बातें बोली थी सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी किसी को ट्रबल आए तो आप माइक ऑन करके फटाफट मेरे को उसी टाइम कम्युनिकेट कर देना कि बॉस फास्ट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब आप इस पेशेंट में देखो, इन दो आरआर, पहली बात कोई पी वेव विजिबल नहीं। ये जो एट्रियल फिब्रिलेशन की ईसीजी है, आप रेट देखोगे, इसमें रेट, आप रेट कैलकुलेट करने के लिए आरआर इंटरवल देखोगे, आपको देखेगा आरआर इंटरवल इरेगुलर है। यहाँ दो आरआर के बीच में देखो 1 2 3 4 5 6, 5 बॉक्स है। फिर आप इन दो आरआर के बीच में 1 2 3 लगभग 4 बॉक्स है। तो इसका मतलब यहाँ 5 आ रहे थे, इधर 4 आ रहे हैं, इरेगुलरली इरेगुलर हो गया। अब नेक्स्ट आप देखोगे पी वेव है क्या, इसको पी वेव नहीं बोलना है, ये अपने प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन है, दीज आर नॉट रेलेवेंट। प्रॉपर पी वेव आपको देखो कहीं नहीं दिखाई दे रही, ये भी मर्जिंग है, कहीं भी प्रॉपर पी वेव नहीं है आपके। तो ये क्या हुआ, इरेगुलर आरआर इंटरवल विद एब्सेंट पी वेव, अभी आगे लिखा होगा। एक स्पॉट डायग्नोसिस है क्या, एएफ, ठीक है। ये इरेगुलर रिदम का एग्जांपल है। एट्रियल फ्लटर, अब आप देखो ये सॉ टूथ ईसीजी आपको दिखाई दे रही है, मल्टीपल सॉ टूथ लाइक पी वेव्स। अब यहाँ देखो 1 2 3, 3 पी वेव के बाद, 3 पी वेव के बाद एक क्यूआरएस आया, फिर 2 पी वेव के बाद ये क्यूआरएस आ गया, फिर 4 पी वेव के बाद एक क्यूआरएस आया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये एट्रियल फ्लटर विथ क्या है, वेरिएबल ब्लॉक। ये क्या है, एट्रियल फ्लटर विथ वेरिएबल ब्लॉक। यहाँ 3 वेव के बाद आ रहा है, यहाँ 2 वेव के बाद, 2 पी के बाद क्यूआरएस आ रहा है, यहाँ 4 के बाद क्यूआरएस आ रहा है, यहाँ 3 के बाद आ रहा है, यहाँ 2 के बाद आ रहा है। तो ये भी इरेगुलरली इरेगुलर है। फिर मैंने आपको नेक्स्ट एग्जांपल दी है एट्रियल फ्लटर विथ फिक्स्ड एवी ब्लॉक। अब आप यहाँ देखो 1 2 3, 3 पी के बाद एक क्यूआरएस आ गया, 1 2 3, 3 पी के बाद क्यूआरएस, 1 2 3, 3 पी के बाद क्यूआरएस। मतलब एट्रियल फ्लटर तो है लेकिन फिक्स ब्लॉक है। तो ये आपका क्या है, किसका एग्जांपल बनेगा, रेगुलरली इरेगुलर पल्स का एग्जांपल बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इरेगुलरली इरेगुलर का आपका एक और एग्जांपल दिया है, एएफ था, उसके अलावा ये एग्जांपल कौन सा है, वीपीसी का। इसमें आप देखो ये नॉर्मल पीक्यूआरएस है, फिर ये वीपीसी आ गया, ये नॉर्मल पीक्यूआरएस है, ये वीपीसी आ गया, नॉर्मल पीक्यूआरएस है, ये वीपीसी आ गया। वीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब आप देखो इसमें और बाकियों में क्या फर्क है, ये छोटा सा क्यूआरएस था, ये इतना बड़ा क्यूआरएस है, क्यों, क्योंकि ये किनसे कंडक्ट हो रहा है, बंडल ऑफ हिस्से नहीं कंडक्ट हो रहा, ये किससे कंडक्ट हो रहा है, इंट्रामायोसाइट कंडक्शन से कंडक्ट हो रहा है, इसलिए ये बहुत स्लो कंडक्शन होता है, इसीलिए इसका कॉम्प्लेक्स बहुत लंबी ड्यूरेशन का दिखाई देता है। यहाँ देखो इतनी छोटी ड्यूरेशन में क्यूआरएस खत्म हो रहा था, और यहाँ कितनी ज्यादा ड्यूरेशन में क्यूआरएस हो रहा है, यहाँ इतनी सी ड्यूरेशन में क्यूआरएस हो गया खत्म, यहाँ इतनी ड्यूरेशन का क्यूआरएस चलेगा। तो ये किसके एग्जाम्पल है, वीपीसी के एग्जाम्पल है। फिर अब बाइजेमिनी, ट्राइजेमिनी, क्वाड्रीजेमिनी, पेंटाजेमिनी आपके रेलेवेंस नहीं है, आपका क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा बाइजेमिनी पे। बाइजेमिनी मेरे को सेकंड ईयर तक, रेजिडेंसी तक डिफिकल्टी लगती थी, लेकिन सिंपल सा फंडा क्या है, जो बाय है, बाय का मतलब क्या होगा, 1 नॉर्मल प्लस 1 वीपीसी इक्वल टू 2। ट्राइजेमिनी का मतलब क्या है, 2 नॉर्मल प्लस 1 वीपीसी, हर जगह वीपीसी एक ही रहेंगे, इज बाय ट्राइजेमिनी। तो 1 नॉर्मल क्यूआरएस 1 वीपीसी बाय जेमिनी, 1 नॉर्मल क्यूआरएस 1 वीपीसी बाय जेमिनी, 1 नॉर्मल क्यूआरएस 1 वीपीसी बाय जेमिनी। बाय जेमिनी का कॉमन कॉज क्या होता है, पोटेशियम एब्नॉर्मेलिटी। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट बता दो क्या है, कोई भी बंदा बताएगा इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं, अपना फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो है बीटा ब्लॉकर। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, बीटा ब्लॉकर। एक जनरल आप दिमाग में फंडा क्लियर रख लो, बीटा ब्लॉकर्स आर वेरी गुड ड्रग्स फॉर योर हार्ट, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स आर वेरी गुड ड्रग्स फॉर मैक्सिमम टाइप ऑफ एरिथमिया, ठीक है। एक सिंपल फंडा आपको एक जुगाड़ बता देता हूँ। मान लो आप पेरीफेरी पे बैठे हो, रात को 3 बजे पेशेंट आ गया, आपको ये तो पता है ईसीजी अब नॉर्मल है, पेशेंट स्टेबल नहीं है, और ईसीजी अब नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं लग रहा क्या एबनॉर्मलिटी है।
तो ऐसी ड्रग जो आप पेशेंट को दे सकते हो जो कि उसको नुकसान नहीं करेगी एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर पेशेंट, क्या दोगे? ऐसा एरिथमिया है लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है यार कौन सा एरिथमिया है। कोई भी बंदा बताओ। प्रोपेनोलॉल नहीं यार, प्रोपेनोलॉल इज नेवर यूज्ड फॉर एनी इरिथमियाज ऑफ द हार्ट, क्योंकि प्रोपेनोलॉल इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, इसलिए उसको यूज नहीं करते। बीटा ब्लॉकर आर गुड फॉर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, नॉट पर से वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया बट प्रिवेंशन ऑफ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड एट्रियल इरिथमियाज। देखो क्या होता है, इसका एक लाइन का आंसर है, metoprolol is good but it is not effective for all the types of arrhythmia, ठीक है? क्योंकि पेशेंट बीटी का होगा, वी फिब का होगा, बीटा ब्लॉकर इज नॉट इफेक्टिव। इट इज गुड इन प्रिवेंशन बट नॉट इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट। एक आपको आंसर ध्यान रखना है, ऐसी ड्रग जो कि एट्रियल और वेंट्रिकुलर एरिथमिया में दोनों में काम करती है और इवन वर्क्स इन वीटी एंड वी फिब, दैट इज एम्योडोरॉन। कौन सी याद रखोगे? एम्योडोरॉन। अगर आपके रात को 3 बजे पेशेंट आए, बिल्कुल सही पवन, एम्योडोरॉन। रात को 3 बजे पेशेंट आ गया, आपको पता है ये ईसीजी अब नॉर्मल है एंड you don't know what is the actual abnormality and you want to give the drug, to give amiodarone, है ना? 150 mg का एम्प्यूल आता है, you can give 2 ampoules stat at interval of 15 minutes, in the interval of 15 minutes। और उससे अगर एट्रियल एरिथमिया है, एसवीटी है, वो भी टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर वीटी है इट विल ऑल्सो गेट टर्मिनेटेड। ये सिर्फ जुगाड़ बता रहा हूँ मैं। नेवर यू आर इन एमरजेंसी एंड यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद एनीवन, तो देन यू कैन यूज दिस, अदरवाइज देयर इज स्पेसिफिक इंडिकेशन, हर चीज का स्पेसिफिक इंडिकेशन। ओके, तो अभी देखो यार, अभी पहले इतना बताओ, 10:30 हो चुके हैं, ठीक है? मेरे को एक बार हैंड रेस करके बता दो कितने बंदे अभी 10-15 मिनट और पढ़ना चाहते हैं या मैक्सिमम लोग अभी टर्मिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग अभी चलना ही चाह रहे हैं। ओके, अभी 10-15 मिनट अपने और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एवरीबडी विल गेट टायर्ड, तो फिर अपने क्लोज करते हैं। ओके, तो स्पीड ज्यादा हो तो यार प्लीज बता देना, ठीक है? अभी अपने इरेगुलर रिदम्स के अपनों ने एएफ के एग्जांपल देखे, अपनों ने एट्रियल फ्लटर की ईसीजी देखी, अपनों ने एट्रियल फिब्रिलेशन का ईसीजी देखा, ठीक है? अपनों ने बाइजेमिनी का ईसीजी देखा, उसका ट्रीटमेंट देखा। एट्रियल फिब्रिलेशन का फटाफट कोई ग्रुप में डालो, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एएफ? फटाफट डालो, टाइम वेस्ट नहीं करने का। एएफ का ट्रीटमेंट बताओ, कोई तो, इतने सारे बंदे। वेरापामिल, एस्मोलॉल, हाँ सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। पहला काम क्या करना है? रेट कंट्रोल करना है। तो वन वर्ड आंसर इज रेस, RACE, दैट इज द प्रोटोकॉल, ठीक है? इविटुलाइड अपने कॉमनली अवेलेबल नहीं होती, वी कैन यूज, बट अपने पास यूजुअली अवेलेबल नहीं होती। वी यूज रेस प्रोटोकॉल। रेट, फर्स्ट वी कंट्रोल द रेट, then ACE4 is for anticoagulation, we anticoagulate। amiodarone can be used but is not good for your atrias, ठीक है? it can be used, ठीक है? तो रेस प्रोटोकॉल यूज करते हैं, पहले अपने रेट कंट्रोल करते हैं, उसके बाद अपने एंटीकोगुलेशन करते हैं, देन अपने C फॉर कार्डियोवर्जन, E फॉर इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, C फॉर केमिकल कार्डियोवर्जन, ठीक है? तो अपने सबसे पहले आपको जब भी एएफ आएगा तो आपको ये नहीं सोचना कि यार इस बंदे का रिदम वापस मैं नॉर्मल लेके आऊं, ऐसा कर दिया तो यू विल गिव हिम ए इंफार्क्ट और ए एम्बुलस। आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? आपको उसका रेट कंट्रोल करना है। यहाँ लिखा हुआ है ट्रीटमेंट में क्या है? रेट कंट्रोल। रेट कंट्रोल के लिए कौन कौन सी ड्रग दे सकते हैं? अपने बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, अपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, अपने डिजॉक्सिन दे सकते हैं, ठीक है? एंटीकोगुलेशन के लिए अपने हेपेरिन दे सकते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने वारफेरिन दे सकते हैं, और उसके अलावा न्यूअर एंटीकोगुलेंट लाइक एपिक्साबैन दे सकते हैं, ठीक है? अपनों ने अलग अलग टाइप की ईसीजी देख ली। लास्ट में इरेगुलर हार्ट रेट का एग्जांपल, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर ब्रेडिकार्डिया विथ इरेगुलर आरआर इंटरवल मिल रहा है तो स्पॉट ऑन डायग्नोसिस क्या है? हार्ट ब्लॉक। अब यहाँ देखो, नॉर्मल ईसीजी, नॉर्मल पी वेव और नॉर्मल पीआर इंटरवल, नॉर्मल पी वेव, नॉर्मल पीआर इंटरवल सेम रह रहा है, दैट इज अब ये दोनों टाइप
2 हर्ट ब्लॉक है, सेकंड डिग्री हर्ट ब्लॉक बोलने का, तो उसमें मोबिट्स टाइप 1 में क्या होता है, पी आर इंटरवल देखो थोड़ा सा ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, और ज्यादा हुआ, थोड़ा सा, ये तो क्या हुआ, थोड़ा सा ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, अब मिस्ड बीट आ गई, दैट इज वेंकेबेक्स, दैट इज टाइप मोबिट्स टाइप 1। मोबिट्स टाइप 2 में क्या होता है, पीआर इंटरवल सेम है, सेम है, सेम है, लेकिन कभी भी बीच में मिस्ड बीट आ रही है, तो ये क्या होगा, मोबिट्स टाइप 2। ये दोनों इरेगुलरली इरेगुलर पल्स के एग्जांपल है। ठीक है, अब अपने डिस्कस करेंगे एक्सेस के बारे में, अपनों ने डिस्कस कर लिया, पी वेव के बारे में। अब कुछ इंटरेस्टिंग, जिनको भी थोड़ा ऐसे मेडिसिन का एस्पेक्ट पसंद है, उनके लिए अभी वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे पी वेव है, तो पी वेव क्या बताती है, एट्रिया के डीपोलराइजेशन को बताती है। पी वेव एट्रिया के डीपोलराइजेशन को बताती है, जिसके अंदर अभी डायग्राम बना रहा हूँ, ये इसका पी वेव का डायग्राम है, जिसमें जो फर्स्ट हाफ होता है, आप ये बात देखो, अपने 4 चैम्बर है ना, ये 4 चैम्बर है, यहाँ एसए नोड है, यहाँ एवी नोड है, यहाँ बंडल ऑफ हेज है। ठीक है, तो एसए नोड से सबसे पहले, एसए नोड का है राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम से कंडक्शन आएगा एवी नोड की तरफ, एवी नोड के बाद कंडक्शन आएगा अपना लेफ्ट एट्रियम की तरफ, राइट एट्रियम से आएगा पहले लेफ्ट एट्रियम की तरफ, और फिर लेफ्ट एट्रियम से फाइनली वेंट्रिकल की तरफ जाके क्यूआरएस बनाएगा। तो अपना फर्स्ट हाफ जो होता है पी वेव का, वो किसको डिनोट करता है, राइट एट्रियम को, और सेकेंड हाफ किसको डिनोट करता है, लेफ्ट एट्रियम को। ठीक है, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। अब अब इस सारी जो आगे राम कथा है, अपने सिर्फ पी और पी आर इंटरवल तक डिस्कस करेंगे, देन आई विल थिंक वी विल टर्मिनेट, क्योंकि आज के लिए ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं पहले शॉर्ट में आपको वीडियो के थ्रू बता देता हूँ, इट विल बी बेटर। देखो यार, अभी क्या है, ये अपना हर्ट है, इस तरीके से अपना हर्ट है, यहाँ ऐसे नोड है, यहाँ एवी नोड है, और ये मेरे हाथ बंडल ऑफ हेस है, यहाँ ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेस। अब ऐसे नोड से अपने एवी नोड की तरफ जाएंगे, और इससे पहले मेरे को लेफ्ट एट्रिया की तरफ भी जाना है। तो ये मेरा राइट एट्रियम है, जिसमें ऐसे नोड प्रेजेंट है, ये मेरा लेफ्ट एट्रियम है, और ये मेरा एवी नोड है। अगर राइट एट्रियम का एनलार्जमेंट होगा, तो मतलब ऐसे नोड का एनलार्जमेंट हो जाएगा, यू कैन थिंक लाइक दैट, है ना, एक्चुअली ये फैक्ट नहीं है, बट यू कैन थिंक लाइक दैट फॉर रिमेम्बरेंस। ऐसे नोड का एनलार्जमेंट हो जाएगा, तो द वोल्टेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया विल इंक्रीज, तो पी वेव की हाइट बढ़ जाएगी, पी वेव का वोल्टेज बढ़ जाएगा, पी वेव का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो पी पल्मोनेल मतलब पीक पी वेव मिल रही है, तीखी पी वेव मिल रही है, ऊपर की तरफ मिल रही है, दैट इज ड्यू टू राइट एट्रियम एनलार्जमेंट। अब लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट होगा तो क्या है, ये मेरा हाथ था, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये एवी नोड है। अगर लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट है, तो सारे एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि कंडक्शन यहाँ से यहाँ जाने में ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि पहले इतना सा राइट लेफ्ट एट्रियम था, अब ये इतना बड़ा लेफ्ट एट्रियम हो गया, तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ कंडक्शन जाने में भी टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए ड्यूरेशन ऑफ पी वेव बढ़ जाएगा, दैट इज नोन एज पी मिट्रेल। लेंथ ऑफ पी, हाइट ऑफ पी बढ़ रहा है, दैट इज पी पल्मोनेल। ड्यूरेशन ऑफ पी वेव बढ़ रहा है, पी मिट्रेल। पी मिट्रेल क्या बताता है, लेफ्ट एट्रिया का एनलार्जमेंट, और पी पल्मोनेल किसका बताता है, राइट एट्रिया का एनलार्जमेंट। पी पल्मोनेल जब भी मिलेगा तो राइट साइड बढ़ी हुई है, चांसेस आपको राइट एक्सिस डेविएशन भी मिले। जब भी पी मिट्रेल मिलेगा, पी मिट्रेल मिलेगा तो ज्यादा चांसेस है उसका लेफ्ट साइड का एनलार्जमेंट है। ठीक है, तो अभी इसी को, और पी आर इंटरवल क्या है बेसिकली, ये एसए नोड है, ये एवी नोड है, यहां तक कितना टाइम लग रहा है, इन दोनों के बीच में कितना टाइम लग रहा है, यही पी आर इंटरवल है, और कुछ नहीं। सी, अगर कंडक्शन नॉर्मल है, तो पी आर इंटरवल 3 बॉक्सेस के अंदर, मतलब 120 से 200 मिली सेकेंड में पहुंच जाएगा।
लेकिन अगर इसके बीच में मालूम है छोटे छोटे नोड्यूल्स डाल देता हूँ, ऐसे 1 2 3 नोड्यूल डाल दिए, ये नोड्यूल किसके हो सकते हैं? ये नोड्यूल रूमेटिक फीवर के एशकॉफ नोड्यूल हो सकते हैं, ये सार्कोइडोसिस का सार्कोइड नोड्यूल हो सकता है, ये अमाइलोडोसिस का इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, और ये हीमोक्रोमेटोसिस का आयरन डिपोजिशन भी हो सकता है, जो कि ऐसे नोड से एवी नोड के बीच में पड़ा है। ऐसे नोड से एवी नोड के बीच में पड़ा है तो क्या होगा? कंडक्शन धीरे धीरे होगा, तो पी आर इंटरवल का प्रोलोंगेशन होगा। यही बेसिक फंडा है, उसी को भी अप्लाई करने का। ठीक है, ये फाइनल डिस्कशन है, देन वी विल क्लोज, क्योंकि क्लास काफी एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, बाकी अपने कल करेंगे। ठीक है, तो अभी अपने बेसिक सिंपली पी वेव के बारे में देखेंगे एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो आपको कुछ बेसिक फंडे पता है ना, तो निकल जाएगा मामला। जैसे अब देखो पी वेव लीड सेकंड में देखे जाते हैं, एट्रियल डीपोलराइजेशन बताता है, पहला एस्पेक्ट राइट एट्रियम, दूसरा एस्पेक्ट लेफ्ट एट्रियम, वर्टिकल हाइट 2.5 mm से कम होनी चाहिए लिम्ब लीड में, और 1.5 mm से कम होनी चाहिए चेस्ट लीड के अंदर, और जो लेंथ है हॉरिजॉन्टल जो कि लेंथ है वो 120 मिलीसेकंड मतलब 3 स्मॉल बॉक्सेस से कम होनी चाहिए। ये नॉर्मल डायमेंशन है। अब आप इस ईसीजी को ध्यान से देखो, यहाँ आपको कितनी पीक पी वेव मिल रही है? 1 2 3 4, 4 स्मॉल बॉक्स की पी वेव मिल रही है, जबकि मैक्सिमम 2.5 हो सकता है। तो ये क्या है? पी पल्मोनियल। ये क्या है? पी पल्मोनियल, मतलब इसका राइट साइड का जो राइट एट्रियम है उसमें एनलार्जमेंट हो रखा है। अब इसी का आपको एक्सरे दिखाता हूँ। एक्सरे में राइट एट्रियम एनलार्जमेंट कैसा दिखाई देता है, ध्यान से देखो जिन जिन का भी इंटरेस्ट है। ये एक्सरे है जो कि इसमें मल्टीपल वेल्वुलर पैथोलॉजी है, लेकिन आप ध्यान से देखो राइट हर्ट बॉर्डर कौन बनाता है? ऊपर से तो पल्मोनरी आर्टरी और वीना केवा, नीचे ये देखो राइट एट्रियम। नॉर्मली राइट एट्रियम यहाँ होना चाहिए था, इतना सरक के यहाँ तक आ गया राइट एट्रियम है। और इसी में बहुत रेयर ये पेशेंट हमारे पास आया था, बहुत रेयर साइन मिल रहा है। कौन सा? देखो ये एक अपेक्स, ये एक आपको एट्रियम दिख रहे हैं, दो, दिस इज नोन एज डबल कॉन्टूर साइन। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आप देखोगे, आपको यहाँ 2 एट्रिया दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली ये राइट साइड में राइट एट्रियम होता है और लेफ्ट साइड में इधर लेफ्ट एट्रियम होता है, इधर लेफ्ट एट्रियम होता है। लेकिन अगर लेफ्ट एट्रियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो यहाँ भी दिखाई देगा, तो उसके कारण यहाँ डबल कॉन्टूर साइन आ रहा है। ठीक है, तो इस एक्सरे से, इस ईसीजी से बता सकते हो आप, इसके एक्सरे में राइट एट्रियम का एनलार्जमेंट है। यू कैन visualize the patient just by seeing the ECG, just like that। आप पी वेव का ड्यूरेशन देखो, पी वेव का ड्यूरेशन 120 मिलीसेकंड से ज्यादा है तो वो क्या है? पी मिट्रेल है। वो क्या है? पी मिट्रेल है। अब इसका एग्जांपल देखो पी मिट्रेल का, बेसिक बहुत सिंपल सा। आप इस ईसीजी को ध्यान से देखो, यहाँ 1 2 3, 1 2 3, ये लगभग 3.5, मतलब 3 या 3 बॉक्सेस से ज्यादा का पी वेव का ड्यूरेशन है। और आपको बीच में नॉचिंग भी दिखाई दे रही है, बीच में नॉचिंग भी दिखाई दे रही है। ये किसका एग्जांपल है? पी मिट्रेल का। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट है। क्या है? लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट। तो इस लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट एक्सरे में कैसा दिखेगा? ये देखो, ये वाला तो क्या था? राइट एट्रियम। ये नॉर्मली यहाँ होना चाहिए था, खिसक के यहाँ तक आ गया। ये क्या है? राइट एट्रियम। और ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ऊपर ये क्या है? एओर्टा। सबसे ऊपर क्या आता है? एओर्टा। फिर ये आता है पल्मोनरी ट्रंक। देन ये अपना क्या है? लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज। ये अपना क्या है? लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज। ठीक है, तो इससे आप बता सकते हो कि यार इसकी ईसीजी में अपने को जो पी वेव है वो पी मिट्रेल मिलेगा। ये बहुत ही प्यारा एक्सरे है। ये पेशेंट बहुत सीवियर एमएस विद एमआर दोनों का है। आप इसमें देख सकते हो, इसमें अब तक की सारी बातें मैं आपको कंक्लूड कर दूंगा। सी, आपको यहाँ ये स्ट्रेट है, ये बीच में अपनी वर्टिब्रास चल रही है, देखो। अब राइट हर्ट बॉर्डर आपको इसमें सारी डिमार्केशन दिखेगी, वीना केवा इसमें यूजुअली दिखती नहीं है। आप देखो ये इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग है, कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। आपको दोनों साइड ये वाला एरिया, सबसे ऊपर छोटा सा एओर्टा है, लेकिन इसके बाद देखो पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो गया, इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी दोनों साइड दिखाई देगी, यहाँ भी बड़ी हुई है, यहाँ भी बड़ी हुई है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है। फिर इसी साइड में कंटिन्यूएशन में क्या हुआ? लेफ्ट एट्रिया का एनलार्जमेंट, लेफ्ट एट्रिया का एनलार्जमेंट। और आप देखो एपेक्स इसका डाउन एंड आउट आ गया, और देखो एपेक्स कैसा है? ऑब्ट्यूस एपेक्स है। एंगल बनाओगे ना,
हार्ट के बीच में और डायफ्राम के बीच में ऑब्ट्यूस आएगा, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट है, राइट वेंट्रिकुलर नहीं है। और आप यहाँ देखो आरए इतना दूर आ गया, आरए इतना दूर आ गया, तो ये किसका साइन है? राइट एट्रियल एनलार्जमेंट का साइन है। तो इस पेशेंट के मैक्सिमम चैम्बर्स बहुत एनलार्ज्ड है, आरवी भी एनलार्ज्ड होगा, वो भी अप्रिशिएट हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो इस पेशेंट के अंदर राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइडेड अफेक्टेड है। पीआर इंटरवल अपनों ने देख लिया, नॉर्मली 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स है, और पीआर इंटरवल जितना ज्यादा हार्ट रेट होगा उतना कम टाइम मिलेगा, तो उतना कम पीआर इंटरवल मिलेगा। तो साइनस टैकी, वुल्फ पार्किंसन वाइट में शॉर्ट पीआर इंटरवल मिलेगा, एक रेयर चीज है। लाउन गैनोंग लेवाइन सिंड्रोम कई बार एम्स वाले पूछ लेते हैं, इसलिए समझ लो वुल्फ पार्किंसन का ही छोटा भाई है और कुछ नहीं है। एथलीट में ब्रेडिकार्डिया मिलेगा, अपने को पता है, तो पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ मिल सकता है। इनके कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको समझा दिए थे। जहां भी एसए नोड और एवी नोड के बीच में अगर कोई भी नोड्स आ जाएंगे तो क्या होगा? स्लो कंडक्शन, जैसे रिमेटिक फीवर के एशकॉफ नोड्यूल, रिमेटिक फीवर के एशकॉफ नोड्यूल। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर अगर इन्फेक्शन का सेप्सिस का जो एप्सिस है वो बीच में आ गया, हिमेक्रोमेटोसिस में अगर आयरन का डिपोजिशन बीच में आ गया, सार्कोइडोसिस में अगर सार्कोइड का डिपोजिशन बीच में आ गया, तो ऐसे नोड से एवी नोड कंडक्शन स्लो हो जाएगा और पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये अभी अपनों ने बात सारी डिस्कस कर ली थी। एब्सेंट पी वेव होगा तो आपके दिमाग में दो ही ड्यूटी आएंगे, आरआर इंटरवल देखो, अगर आरआर इंटरवल रेगुलर है और एब्सेंट पी वेव है तो डायग्नोसिस क्या? पीएसवीटी मैंने ट्रीटमेंट अभी आपको बताया था, पहले वेगल मैनवर करोगे, फिर एडिनोसिन दोगे, फिर डिल्टियाजाम दोगे, फिर डीसी शॉक दोगे। अगर इररेगुलर आरआर इंटरवल है और पी वेव एब्सेंट है, इसका एक ही डायग्नोसिस है एट्रियल फिब्रिलेशन, क्या करोगे? रेस प्रोटोकॉल, रेट कंट्रोल करोगे, किससे? डिजॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, तो आई होप यार सभी को समझ आ गया होगा। कोई डाउट है? अपना लगभग सेशन पूरा हो चुका है। ठीक है, बाकी डिस्कशन अपने नेक्स्ट बार ही करेंगे। अभी आपको डाउट है तो आप फ्रीली पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है हिचकने का नहीं है, आराम से पूछो। ईसीजी आना चाहिए सबको। कोई है किसी को? यार सारे बड़े मरे हुए क्यों रहते हो यार? कोई कुछ तो बोला करो, हाँ ना यार, सारे डल हो बहुत ज्यादा। अरे मजे कैसे आ गया यार, इसमें मजे वाला कुछ नहीं था। मैं तो खुद बोर हो रहा हूँ गांव में बैठा बैठा यार। थोड़े यहाँ शक्लें दिखा दिया करो तुम लोग अपनी, विनय को भी दिखा हुआ बहुत टाइम हो गया। चलो बढ़िया है, आराम से आप क्या नाम, सही है यार। अभी ईसीजी अपने बाकी जो मेजर है कल डिस्कशन करेंगे ईसीजी का। और अभी आज आप क्या करना, अभी वाला ईसीजी पढ़ लेना, कल अपने डिटेल में बेसिक सिंपली जैसे एएफ को डिस्कस कर लेंगे, पीएसवीटी को करेंगे। अभी तो बहुत शॉर्ट में मैंने बताया, लेकिन आप प्लीज एक बार नोट्स को गो थ्रू कर लेना ताकि आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए। बेसिक नोट्स जो आप पढ़ते हो उनको पढ़ते रहो, भले प्रेप लेडर, भले मैरो, भले भाटिया, वॉट एवर सूट्स यू, लेकिन एक बार इनसे गो थ्रू हो जाना ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। बाकी अपने कल एरिथमियास को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इसमें लास्ट दो चीजें बच चुकी है, वो है क्यूआरएस ड्यूरेशन, क्यूआरएस मॉर्फोलॉजी, और नेक्स्ट चीज जो बची हुई है वो है एसटी सेगमेंट। वो अभी काफी अपना लेक्चर लंबा हो चुका है, तो आई विल टीच दैट टुमारो। और उसके बाद अपने एट्रियल एरिथमिया, देन वेंट्रिकुलर एरिथमिया और हार्ट ब्लॉक पढ़ेंगे। अभी बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, बेसिक बेसिक पढ़ेंगे। आप उतना बेसिक समझो और उसको कहीं भी अप्लाई करो, है ना। डिटेल हर जगह बहुत है, लेकिन मैक्सिमम बंदों को कम कम वाला थोड़ा जुगाड़ नहीं आता, आपको जुगाड़ आना चाहिए। डिटेल आपको जितना मर्जी हैरिसन पढ़िए, पूरी पढ़ लो, ठीक है, लेकिन थोड़ा चीज आना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट हो किसी को अभी बता दो, वरना फिर अपने सेशन क्लोज करते हैं। अच्छा, चलो अच्छा यार, समझ आया, दैट इज गुड यार। और यार प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू गिव एनी नेगेटिव रिव्यू, है ना। अगर आप कोई भी मेरे को नेगेटिव फीडबैक दोगे, दैट इज हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ यू एज वेल एज मी, है ना। तभी अपने कनेक्ट कर पाएंगे कि यार, जैसे बहुत बार कोई टेक्निकल है, जैसे शाहरुख ने मेरे को बताया कि यार बॉस फॉन्ट छोटे दिख रहे हैं तो टुडे आई जूम्ड इन, है ना। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कि यू कैन एज ए व्यूअर कैन बेटर टेल मी, तो आप उसमें कोई हिचक मत रखो। आराम से जो भी आपको डाउट है, मेडिकल रिलेटेड, नॉन मेडिकल रिलेटेड, पेशेंट रिलेटेड, और इसमें आपका जो भी फीडबैक हो, यू कैन पर्सनली व्हाट्सएप मी एनी टाइम, ओके।
चलो गुड नाइट यार एवरीवन, कल अपने डिस्कस करते हैं फिर। ओके चलो बाय, गुड नाइट।